गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज की शुरुआत सिर्फ एक चीज से कहूंगा कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे सोर्स को बदलने का, हमें एनर्जी को हाई करने का जो सबसे इजी माध्यम होता है वो होता है म्यूजिक। तो आप अपनी अपनी ना एक प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दो। वो म्यूजिक जो आपको पसंद है, क्योंकि जो आपको पसंद है वही आपको ज्यादा एनर्जी देगा। और एक बड़ी प्यारी सी कहावत है, इमोशन इज लाइक एनर्जी इनटू मोशन। तो ये एज ए थ्योरेटिकल, एज ए ज्ञान बड़ी अच्छी चीज बताई जाती है कि आपकी इमोशंस जो होते हैं वो एक एनर्जी है जो मोशन में रहती है, कभी अप होती है कभी डाउन होती है। तो अप एंड डाउन को अगर कंट्रोल करना है तो आपको ऐसे टूल, ऐसे टेक्निक, ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे जिसको आप इसको हाई लेकर जा सकते हो। बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी भी कभी कभार डिप होती है और आपकी भी होती होगी। बट मेरी जो प्ले लिस्ट है इसको मैं सुबह चलाता हूँ, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं और मैं अपनी एनर्जी को वापस से कीप ऑन करता हूँ। मुझे डांस करने में, अपने आप को एक्साइट करने में बड़ा मजा आता है। तो एक असाइनमेंट आपको ये भी मिला हुआ है, जब आप अपने 90 टास्क को देखोगे तो इसको सुनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि आप इसको भी अपना रेडी करते रहें साथ के साथ। दैट विल बी योर ओन पार्ट। अभी तक हमने जो सीखा है ऑफलाइन क्लास में या पिछली दो ऑनलाइन क्लासेस में, मैं अगर अपनी तरफ से कहूँ तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट चीज़ हमने अभी तक डिस्कवर की होगी उसमें, वो डिस्कवर की होगी कि माई प्रॉमिस वॉल। क्योंकि अगर आप माई प्रॉमिस वॉल बना रहे हो और बना ली है तो वो सबसे बेस्ट टूल होगा आपके ब्रेन को, बिलीफ सिस्टम को बदलने में, उसको डायरेक्शन देने में। दूसरा, मैंने आप लोगों को डायरी एंड पेन सिखाया था कि डायरी एंड पेन कैसे यूज कर सकते हैं। जो पेन की यूजेबिलिटी है वो आप अपने आसपास के जो लोग हैं, स्पेशली जो चाइल्ड है, अगर आप उसको वो 3 साइन लैंग्वेज सिखा दो कि उनको मल्टी कलर पेन यूज करना है, वो बता दो, तो माइट भी उनकी प्रोडक्टिविटी आप एनहेंस कर सकते हो। साथ में हमने डिस्कवर किया था आपका बिजनेस आइडिएशन शीट और उसके पीछे पावरफुल हैबिट ट्रैकर का प्रिंट आउट निकालना और उसको एज ए बुक मार्क की तरह अपने पास रखना। तो वो भी आपके लिए एक अच्छा टूल हो सकता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि आप बिजनेस आइडिएशन के साथ में जब पावरफुल हैबिट ट्रैकर रखते हो तो उसमें आने वाले टास्क को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। वो टास्क जो आपकी टू डू लिस्ट बनेंगी, वो टास्क जो आपके 7 डेज 7 टास्क में आएंगे, और वो टास्क जो आपके डू इट लेटर में आएंगे। डू इट लेटर मतलब इस महीने में या अगले महीने में कभी ना मैं कभी करूंगा। तो इन 3 कैटेगरीज में जब आप अपने विचारों को बांट देते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके पास आने वाले काम बढ़ जाते हैं, आपके पास फोकस बढ़ जाता है। यानी कि ये सारी चीजें जो हमने डीपीआर शीट एक बार पढ़ी देखी थी, जो आप लोगों को फर्स्ट क्लास में दिखाई भी थी। डीपीआर शीट के अंदर 5 शीटें थी हमारे पास में, जहां रात को रोज हम अपनी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भरते हैं। एक सीआरएम शीट, एक टारगेट वर्सेस टास्क, जो हमने टारगेट लिया है इस महीने का, इस क्वार्टर का, इस साल का और जिंदगी का, उस पर क्या क्या हमें टास्क करने हैं। एक थी पावरफुल हैबिट ट्रैकर और एक थी बेस्ट साइड ऑफ यू, यानी कि वो बेस्ट साइड जो आपको आपके बारे में पता होनी चाहिए। किन जगहों पे जा चुके हो, कौन सी किताबें पढ़ चुके हो, किस किस ग्रुप में आप जुड़ चुके हो, क्या आपके पास स्किल्स हैं, कौन सी ट्रेनिंग ले चुके हो। अगर आप अपने बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हो तो इट विल हेल्प यू मोर इन दैट। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा वन बाय वन, जो भी कंफर्टेबल जिस पोजीशन में है, और कौन कौन सी चीजें अभी तक हमने सीखी हैं जो आपको याद रह गई कि आपको लगा था ये भी सीखी थी और ये भी बड़ी अच्छी चीज थी। तो आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन सो दैट वी कैन स्टार्ट टूडेज डिस्कशन। आज की जो तीसरी क्लास में शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप भी मेरे को बताओ कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपने अभी तक मेरे साथ सीखी। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। वी आर इन टू द थर्ड क्लास टुडे। थर्ड क्लास का शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या लर्निंग्स, क्या क्या इंप्लीमेंटेबल पॉइंट आप ले चुके हैं अब तक, ताकि आपकी शेयरिंग दूसरे को मदद कर सके। हाँ यार, ये भी तो हमने सीखा था। कि क्या आप लोगों को याद है कि हमने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन की बात की थी, और इंट्रोडक्शन के 3 मैसेज की बात की थी कि एक रेफरेंस बिल्डिंग मैसेज जाएगा, एक पावर इंट्रोडक्शन होगा, और तीसरा होगा फ्यूचर रिलेशनशिप बेस्ड मैसेज। तो अब हमने सीखा तो बहुत कुछ है, अब बारी है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। जो आप इम्प्लीमेंट करते जाओगे वो अपने आप बड़ी को भी बताते जाओगे, क्योंकि आपका धर्म बनता, आपका फर्ज बनता है कि आपको हाथ पकड़कर अपने बड़ी को क्लैरिटी दिलाना है।
जिन चीज़ों में आपको डाउट लगता है उससे उसको डिस्कस कर कर आना है कि भाई मुझे इसमें डाउट लग रहा है, आप बताओ इसके अंदर क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते हैं, विद दैट नोट। तो आज की मैं क्लास शुरू करता हूँ। आई बिलीव आप अभी अभी थोड़ी थोड़ी पोजिशन में होंगे, बैठ के ना रिलैक्स कर रहे होंगे, सेटल्ड हो रहे होंगे विद दैट इंटेंशन। अब आपने बहुत कुछ सीख लिया है मेरे से, बट एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो मैं हर क्लास में आपसे बात करूंगा, आपके अंदर डालने की कोशिश करूंगा, वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्या कहता है? यू आर द क्रिएटर एंड यू हैव द चॉइस। इफ यू हैव नॉट डन yet, डोंट वरी, से एंड डिक्लेयर इट अगेन कि भाई मैं इस समय पे इस काम को कर लूंगा। बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग हम बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, बट जब हम उनको कर नहीं पाते तो जो ना करने की आपकी फीलिंग है, वो आपको जो एम्पावरमेंट लेकर जाती है, जो आपको वो गिल्ट देकर जाती है, जो आपके दिमाग में बर्डन देकर जाती है, हमें उससे फ्री होना है और अपने आप को डिसाइड फ्यूचर के अंदर वापस से लेकर आना है। क्योंकि डिफॉल्ट फ्यूचर तो आएगा, एज ए ह्यूमन नेचर है। जैसे एज ए ह्यूमन अगर हमें चोटी काटी जाए या हमें चोट लग जाए तो दर्द होता है, ये ह्यूमन का नेचर है, क्योंकि तभी तो हम ह्यूमन है ना, नहीं तो पत्थर होते हम। तो ऐसे ही आप बार बार अपने डिफॉल्ट फ्यूचर में जाओगे। इसकी मसल बिल्ड करने में मेहनत लगती है, समय लगता है, बट जब तक ये मसल बिल्ड नहीं होती तब तक हमें अपने आप को गिल्ट जोन से बार 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 निकालना है, ताकि हम गिल्ट जोन से बाहर आ सकें। Let's do the breathing exercise. Why we do the breathing exercise? Because this is the best way to realign yourself, जिसको मैं एज ए हैबिट आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट इस हैबिट को बिल्ड करो। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपके पास समय हो एटलीस्ट 2 मिनट निकालो और ये 3 स्टेप्स की एक्सरसाइज करो। फर्स्ट स्टेप में हम ओम का उच्चारण करेंगे, सेकंड स्टेप में हम ब्रीदिंग को प्राणायाम की तरह देखेंगे, और तीसरे में हम अपने ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। तो आप जिस भी सिचुएशन में कंफर्टेबल बैठ जाएं और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। जैसा कि लास्ट क्लास में वरुण ने बताया था, 3 ओम 3 चीजों से बनते हैं, आ, मा, हु। हम इसको फोकस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओम। सेकंड। ओम। थर्ड। ओम। ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे प्राणायाम के थ्रू। इनहेल करेंगे काउंटिंग के साथ, होल्ड करेंगे एंड एक्सहेल। इनहेल 1 2 3 4 एंड होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक्सहेल 2 3 4 5 6 7 8 एंड इनहेल 1 2 3 4, hold 2 3 4 5 6 7 8 and exhale 2 3 4 5 6 7 8। प्राणायाम हमेशा 2 के साइकिल पे होता है, लेफ्ट नोजल से राइट, राइट टू नेक, या आप बिना नोजल के भी कर सकते हो। अब बैठे बैठे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। आप एक बार महसूस करो, जब आप सांस ले रहे हो आपकी बॉडी का कौन कौन सा पार्ट इम्पेक्ट हो रहा है, जब सांस छोड़ रहे हो तो कौन कौन सा इम्पेक्ट हो रहा है। ये तीनों ही एक्सरसाइज आपको आपके साथ प्रेजेंट करने में मदद करती है, साथ में आपकी इंटरनल बॉडी की स्ट्रेंथ को भी बताती है। अगर आप अपनी सांसों को होल्ड नहीं कर सकते हो या आप ओम के उच्चारण को लंबा खींच नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ वीक है, जिसको धीरे धीरे करके हमें बिल्ड करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए और अपने आप को रीअलाइन करना चाहिए अपने साथ में, ताकि हम अपने साथ प्रेजेंट हो सके। दिस इज द बेस्ट वे टू बी प्रेजेंट विद योर सेल्फ। एंड विद दैट वी आर स्टार्टिंग टूडेज क्लास। मैं आज बता दूं कि ये 2 क्लासेस का डिस्कशन होगा अपना साथ में, एक के साथ दूसरी जाएगी। इन दोनों क्लासेस के अंदर हम जो बेसिकली कवर करने वाले हैं, अब बिजनेस की बात करने वाले हैं।
यानी कि हम अपने बिजनेस के बेसिक्स को देखेंगे और उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और फोकस करेंगे कि कैसे इसको हम अपनी एज ए डिजिटल एसेट परमानेंट बना सकते हैं, जो हमेशा हमेशा हमारे काम आ सकती है। तो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं हमारे कंपनी के अंदर प्रेजेंट होने वाले 4 डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट के अंदर होने वाले डेली, वीकली, मंथली बेसिस के टास्क जो बार बार रिपीट होते हैं, जो एसओपी या चेकलिस्ट की तरह काम आते हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस, हमारा आइडियल क्लाइंट, हमारे क्लाइंट्स में से ये देखना कि कौन से क्लाइंट ए कैटेगरी के, कौन से सी कैटेगरी के हैं, उस क्लाइंट की क्या एनडीपीसी है, यानी कि उनकी नीड, डिजायर, पेन और चैलेंजेस क्या है, मार्केट ट्रायंगल, हमारा निश क्या है, और वो वैल्यू सिस्टम जो हमने सीखा था वो कैसे हमारे काम आता है। फिर नेक्स्ट फेज में हम सीखेंगे कोको क्या है और कोलैबोरेशन पार्टनर कैसे बनाते हैं, हम अपनी कंपनी का डाटा और अपना डाटा पूरा एक जगह पर कैसे लेकर आते हैं, कैसे हमें अलग अलग इनकम के पाथ अपनी कंपनी में और जोड़ने चाहिए, और हमारे कस्टमर की बायर जर्नी। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं अपने साथ में। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर हेमंत? सर अगर आपकी परमिशन है तो आपने जो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करा था उसके ऊपर एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ मैं? जी बोलिए ना सर। सर मेरी जो रिसर्च हुई थी वो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस ब्रीथिंग के ऊपर ही हुई थी। जी जी और सर हमारे जो लंग्स होते हैं, जी। उसका जो टोटल एरिया होता है वो होता है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा। लेकिन जनरल लेवल पे हम लोग सिर्फ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करते हैं, और 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा डेड स्पेस होता है या रेजिडुअल स्पेस होता है। हम्म अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ 3 महीने हम्म 3 महीने अगर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करे जो आप करवा रहे हो, थोड़ा सा और उसमें से थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, अगर हम्म। आप जैसे वो कर रहे हो, तो उसका कम से कम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और खुल जाएगा और उसको जीवन में कभी दमा या अस्थमा नहीं होगा। वाह, बहुत वैल्यू एडिशन किया सर आपने। सो जी नाइस सर। ऑफ यू, आपने एक अच्छा इनपुट देने के लिए। तो भाई लोगों, मैं ना इसलिए सिखाता हूँ आपको, ट्रायल बेसिस पे करते रहा करो, बहुत अच्छी चीज है। अब तो डॉक्टर साहब ने भी ठप्पा लगा दिया इस पे। हम्म। नाइस। तो ये जो 4 डिपार्टमेंट है, अगर आप देखो आपके बिजनेस में, जिसके ऊपर आपको बार बार काम करना होगा, जिसके लिए आपको चीजों को टेक ऑन करना होगा, पहला जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। यानी कि आप अगर देखो, जो भी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, या आपके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, लीड जनरेशन, सीआरएम, ये जितनी भी बातें होती हैं, ये एक ही डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। दूसरा जो होता है वो होता है ऑपरेशन एडमिन सर्विसेज, यानी कि जिसके अंदर आप एचआर पॉलिसी, प्रोसेसेस, नॉर्म्स, आईटी का काम, हाउसकीपिंग का, है ना, फाइनेंशियल सेटअप, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तीसरा डिपार्टमेंट जो हम डिवाइड करते हैं समझने के लिए, वो होता है आपका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इसको मैं अलग इंडिपेंडेंट काउंट करता हूँ एडमिन एंड ऑपरेशन से। और चौथा होता है आप एज ए लीडर, आप अपने ऊपर जो फोकस करते हो, बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ दिस बिजनेस, जो प्लानिंग, स्ट्रैटेजी मेकिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हर एक चीज तरीके से हर चीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो जो कुछ मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ अभी सारा का सारा, अगर आप नोटिस करोगे तो मैं आपको अभी एक शीट दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि अभी तक हमने जो 5 शीटें पढ़ी थी वो आपकी थी। अब आएगा जो ये शीट आप देख पा रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट योर बिजनेस, दिस इज ऑल अबाउट योर बिजनेस एंड योर एसओपी एंड प्रोसेसेस। तो अगर आप देखो, मैं खुद बना रहा हूँ, मेरी टीम बना रही है, मेरे से जुड़े हुए लोग बना रहे हैं कि भाई आपने एक बनाया आपका मार्केटिंग एंड सेल्स, दूसरा एचआर एडमिन ऑपरेशंस, फिर अकाउंट एंड फाइनेंस, और फिर आता है आपका इंडिपेंडेंट काम जो आपकी टीम या आप लोग मिलकर करते हो, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। इसमें हम जो डिवाइड करते हैं अपने डेली जो काम हो रहे हैं, जो वीकली बेसिस पे हो रहे हैं, जो मंथली बेसिस पे हो रहे हैं, उस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ये है मेरा, और ये है मेरे दूसरे बिजनेस मॉडल का, जिसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि कंपनी इन्वॉल्व है, तो ये 3 शीटें मेरी पूरी टीम देखती है, क्योंकि ये शीटें तीनों लोगों से इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर आप देखो ये वाला काम, तो इसमें मार्केटिंग एंड सेल्स है, एचआर एडमिन है, अकाउंट्स ऑपरेशन है, एंड कैंटीन हमने एक अलग बना दिया इसके अंदर में। और उसके बाद ये डिपार्टमेंट बनते हैं कि योगेश्वर क्या क्या काम करता है, प्रियंका क्या करती है, सुशील क्या करता है, वंदना क्या करती है, हाउसकीपिंग क्या करता है, डेली बेसिस पे क्या करते हैं, वीकली बेसिस पे क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे क्या करते हैं। यानी कि जो कुछ अभी हम एज ए थ्योरी समझने वाले हैं, कंसिडर करने वाले, वो सारी चीजें हमारी अब इन प्रैक्टिकलिटी दिखनी चाहिए, आनी चाहिए। यानी कि हमें अपने हर काम को मैप करना है इन चारों डिपार्टमेंट पे। चारों डिपार्टमेंट में चौथा कौन सा हुआ? चौथे हुए आप क्या क्या करते हो, क्योंकि आपको अगर फ्री कराना है तो आपकी लाइफ में एक पीसी हमें लाना है। पीसी मतलब प्रोसेस कोऑर्डिनेटर,
जो आपके लिए एज ए ईए का काम करेगा, एज ए पीए का काम करेगा। आपको पता रहेगा कि ये कौन से ऐसे 50 काम या 70 काम या 100 काम हैं जो मैं किसी को डेलीगेट कर सकता हूँ। मैंने अभी लास्ट किसी से पूछा था जो मेरे साथ बैच में थे, उन्होंने एक बंदे को हायर किया, है ना, और हायर करने के 10 दिन बाद कहा कि विश्व जी हायर कर लिया आपने बोला था, लेकिन इससे कराऊं क्या। मैंने कहा था हायर करने से पहले मैंने एक स्पेसिफिक चीज बोली थी जो आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कि किसी भी इंसान को हायर करने से पहले उससे क्या कराओगे, ऐसे कम से कम 100 काम आपके पास हैं लिखे हुए, तभी आप हायर करो। हायर करने के बाद मत सोचो उससे क्या कराओगे, क्योंकि आपको लगता है कि कोई बंदा आपके पास आएगा, आपको प्रोडक्टिविटी देकर जाएगा। वो प्रोडक्टिविटी तभी देगा जब आपको पता होगा कि उससे प्रोडक्टिविटी निकलवानी कैसे। तो 10 दिन 15 दिन पहले हम इस तैयारी को, इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और लिखते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम है जो आपके ब्याह पे कोई और कर सकता है। जैसे कि पहले आपको काम करना होता है, क्योंकि वो आपके लिए डिफिकल्ट होता है। जब आप उसको बार बार करते हो वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो जैसे जो काम आपको इजी लगता है वो आपको डेलीगेट करना होता है, वो किसी और को देना होता है। आप डेली बेसिस पे नए लोगों से मिलते हो, 2 लोगों से 3 लोगों से, या आपके पास कुछ इंक्वायरीज आती हैं। तो जो इंक्वायरीज आ रही है, जो नए लोग आ रहे हैं, सबसे पहले इनके ऊपर कौन सा मैसेज जाना चाहिए, कोई बता सकता है आप में से? सर को व्हाट्सएप मैसेज, मीटिंग का, थैंक यू का, प्लस अथॉरिटी का। यस, वेलकम मैसेज। यानी कि वेलकम। सबसे पहले आपके पास उसके साथ रेफरेंस बिल्डिंग और आग आपको लगानी है, ताकि उसके साथ आपके रिलेटेडनेस बढ़ सके। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन जाता है, फिर तीसरा मैसेज आता है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो उसके साथ आप फोकस करने वाले हो। तो ये तीनों मैसेज एक समय के बाद आपका टीम का मेंबर भेज सकता है। रोज सुबह आपसे पूछे कि सर कल किससे मिले थे, कोई लीड आई है क्या, कुछ है। यानी कि आप अपने बहुत सारे काम धीरे धीरे करके उसको डेलीगेट कर सकते हो, बशर्ते कि आप उन कामों को लिखना शुरू करो। ये एक्सरसाइज मैं कंप्लीट कर रहा था अपने मित्र परमेश्वर विक्रम जी की टीम के साथ में। तो इनसे बड़ी अच्छी बात हुई कि मैंने कहा जी आपकी टीम में एक बंदा है महेश, या एक बंदा है कमलेश, और कमलेश ने धीरे धीरे करके डेली वीकली मंथली बेसिस के अपने बहुत सारे काम लिख लिए, और वो महेश या विवेक या कमलेश आपकी कंपनी छोड़कर चला जाता है, तो आपको क्या करना होगा? उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल सा आंसर दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला सर कुछ नहीं, उसका नाम बदलना होगा वहां पे, कमलेश की जगह वहां महेश लिख देंगे या सर्वेश लिख देंगे या कुछ और लिख देंगे। क्यों? क्योंकि उस बंदे के हमने सारे काम मैप कर रखे हैं, हमने लिख रखे हैं कि डेली ये क्या काम करता है, वीकली क्या करता है, मंथली क्या करता है। क्योंकि हमारी एंट्री जो होती है ना, डबल एंट्री सिस्टम होंगी जैसे टैली में होती है। एक काम जाएगा डिपार्टमेंट में, दूसरा काम जाएगा उस डिपार्टमेंट को करने वाला कौन है, सारे के सारे। तो ये इतना ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है जिसको हम अभी प्रिपेयर करेंगे, हम आने सर वाले एक टाइम में बने। बार सर वापस एक्सप्लेन कीजिए, आपने जो बोला मैंने सुना नहीं कि नाम चेंज। मैं कह रहा हूँ जितेंद्र भाई, जो शीट मैंने आपको दिखाई थी, हाँ। अगर हम इस शीट को प्रिपेयर करते हैं और आने वाले टाइम में आपकी टीम का कोई बंदा आपको छोड़कर चला जाता है, तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना यस है कि वो बंदा जब यस यस। आएगा तो उसका नाम बदल देना है, क्योंकि आपने बहुत सारे काम उससे रिलेटेड लिख रखे हैं। वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाएगा। हम ऐसा सिस्टम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं अगले 90 दिन में, कि जो बार बार रिपीट होते हैं काम, एज ए डिजिटल एसेट वो आपके काम आ सके, आप उनको यूज कर सके। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सारे के सारे लोग मिलकर ये बिजनेस कर रहे हो, इस बिजनेस का मकसद क्या है? वाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस? एक बार अगर आप चैट बॉक्स में लिखकर बता दो, या जो कंफर्टेबल हैं अनम्यूट कर कर बता दो, भाई बिजनेस कर क्यों रहे हो, क्या चाह रहे हो इससे? पैसा कमाने के लिए सर। बहुत बढ़िया। कोई और बताएगा कि उसका क्या मकसद है? सर प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट पहले ही तो है। फर्स्ट तो वही है सर। दैट मीन्स यू आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मेरे को इस चीज को समझने में समय लग गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ना सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, बदलाव लाना चाहता हूँ, लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। और मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया कि विश्वर एक ही काम करना है तेरे को, वो है सिर्फ मनी। सबसे पहले तेरे को पैसा कमाना है। अगर तेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को धार नहीं दे रहे हो, आप अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी एनर्जी को डिस्टोर्ट कर रहे हो, उसको अलग अलग डायरेक्शन में भेज रहे हो। बिजनेस का तो एक ही मकसद है जी, पैसे कमाना, इसके अलावा कोई मकसद ही नहीं। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे एक बच्चे का स्कूल में जाना उसका मकसद है पढ़ाई, ऐसे ही आपका बिजनेस में जाने का मतलब है कमाई। अगर आपके पास कमाई नहीं आ रही है
और आप डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे अपने एफर्ट्स को, अपने एक्शंस को अलाइन नहीं कर रहे हो कमाई के प्रति, तो इसका मतलब आप बहुत गलत कर रहे हो। जैसे एक बच्चा स्कूल जाए, वहां पे वो दोस्त बनाए, कभी कभार जैसे हम गलतियां करते थे, वो मूवी देखने जाए या बंक कर ले, इस तरह की जो हैबिट्स या एक्शन करता है, तो हम उस बच्चे से नाराज हो जाते हैं और उसको समझाते हैं कि भैया तेरे को स्कूल भेजा गया है कमाई करने के लिए, एंटरटेनमेंट और याराने आप बाद में कर लेना जब समय आएगा, अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। ऐसे ही हमारा मकसद है ऑफिस जाना, बिजनेस को करना, कमाई। और आप मेरे को सिर्फ ये बताओ कि ये बिजनेस में जो कमाई होती है, ये बिजनेस में कमाई आती कैसे? हाउ यू अर्न और हाउ यू गेट इनकम इन बिजनेस, स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा समझेंगे। बेसिक्स को तोड़ने के लिए छोटी छोटी बातें समझनी होती। सेल होगी तो बिजनेस होगा, वो काम आएगा, काम आएगा तो बिल्कुल, पैसा आएगा। बिल्कुल। तो बहुत बेसिक सी बात है और सब लोगों को क्लियर है, बट हम इन बेसिक्स को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं कि जब आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेल्स होगी तभी आएगा, कोई इसके अलावा रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो इसका मतलब आपको पता है कि अगर मुझे बिजनेस में पैसा कमाना है तो मुझे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल्स करना है। यानी कि जब मैं सेल्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे दो चीजें इंक्लूड हो गई है। पहली चीज हो गई है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो भी आप जिसके अंदर डील कर रहे हो, और दूसरा हो गया आपका क्लाइंट। यानी कि यहाँ पे दो आइडेंटिटीज की, दो पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। पहली हो गई आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस की, और दूसरी हो गई है वो बंदा जो इसको ले रहा है। तो यू मस्ट नो इन डिटेल व्हाट इज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपको 101% आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में इन डिटेल पता होना चाहिए। क्या इसके टाइप हैं, क्या इसके वेरिएंट है, किस तरीके से यूज होता है, ये 100% आपको इन डिटेल पता होना चाहिए। और साथ में आपको पता होना चाहिए एंड whom यू हैव टू सेल। यानी कि जिसको आप ये प्रोडक्ट बेचते हो, जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं, उस क्लाइंट के बारे में भी आपको इन डिटेल पता होना चाहिए, उसकी पीएचडी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने इन दो पैरामीटर को खोद खोद के पीएचडी नहीं कर रखी, तो इसका मतलब आप सरफेस लेवल पे तो जानते हो, बट इन डेप्थ नहीं जानते हो। और जब तक कि पेड़ की जो जड़ें हैं वो इन डेप्थ नहीं जाएगी, मजबूती नहीं आएगी। तो हमें अगर अपने बिजनेस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आज हमें दोबारा से इस चीज को मेक श्योर करना है कि भाई मुझे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में और मुझे अपने क्लाइंट के बारे में इन डिटेल पता है, पूरा अंदर तक पता है। तो मैं आप लोगों को ना अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा और उसके थ्रू ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ना अपनी लाइफ के अपने क्लाइंटों की कैटेगरी को लिखो कि आज तक जो आपने क्लाइंट डील किए हैं, इसमें से कुछ ऐसे क्लाइंट रहे होंगे जिनको हम एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कि ऐसे लोग जिनसे आपने काम किया होगा तो आपको ना बड़ा मजा आया होगा काम करके, उनसे काम करने के बाद आपकी एनर्जी बढ़ी होगी, आपको पेमेंट भी टाइम पे मिली होगी, आपके साथ चिक चिक भी उसके साथ कम रही होगी, आपका मन किया होगा उस क्लाइंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, आपको उसने सपोर्ट भी किया होगा, और आपको लगा होगा कि यार ऐसे क्लाइंट मिले या ऐसे लोग मिले बिजनेस में तो मजा आ जाए। तो ऐसे लोगों के नाम लिख लो 4-5 अपनी शीट पे अपने पास अभी, और साथ में एक लाइन बीच में खींच के लिख लो सी कैटेगरी के क्लाइंट। सी का मतलब चैलेंज क्लाइंट होता है, चैलेंज। सी का मतलब वो नहीं होता है जो आप सोच रहे हो। सी कैटेगरी के वो क्लाइंट जहां आपको यह कि उनके साथ काम किया लेकिन चैलेंज रहे, टेंशन रही, उनके साथ काम करके ना एनर्जी बढ़ी, मजबूरी थी क्योंकि पैसे ले लिए थे या कमिटमेंट कर दिया तो इसलिए काम करना पड़ा उस बंदे के साथ में, अदरवाइज बीच में अगर छोड़ना पड़ता तो मैं छोड़ देता। तो आप ये दो कैटेगरी के लोगों के नाम लिख लीजिए अपने साथ में, और आप जब ये लिख लो कम से कम 5 लोगों के नाम आपके पास ए और सी कैटेगरी में होने चाहिए, और चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन। क्योंकि प्रैक्टिकली हमें करना है यहाँ पे चीजों को। एज आई सेड, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करेंगे, डूइंग और इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, और इस डूइंग और इम्प्लीमेंटेशन में चीजों को हम समझेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। पांच नाम ए कैटेगरी के, 5 नाम सी कैटेगरी के। नाम सोचो, जब नाम सोचते हैं तो हमें उसको पूरा चरित्र, पूरी कहानी समझ में आ जाता है कि अच्छा ये बंदा ऐसा रहा होगा। तो ये सोचो और ये लिखो अपने पास में। जब आप इसको लिखोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आई एम वेटिंग इन चैट बॉक्स, जिसका डन हो जाए। 5 ऐसे नाम
जिनके साथ काम किया आपने इस महीने, इस क्वार्टर में, या इस साल, 1 साल के आसपास, या पिछले 1.5 साल में, जिनके साथ काम कर कर आपको बहुत अच्छा लगा। और ऐसे नाम जिसके साथ काम किया लगा यार, काम तो किया लेकिन मजा क्या यार बंदे के साथ, है ना। मजबूरी थी क्योंकि बिजनेस करना था तो इसलिए कर लिया। चिक चिक बाजी बहुत रही इस क्लाइंट के साथ। डन सर। बहुत बढ़िया सर। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। सोचिए और लिखिए और चैट बॉक्स में डन कर दीजिए, जैसे नवीन भाई ने डन कर दिया है। इससे 2 बातों का पता लग गया है। एक तो वो सो नहीं रहे, नहीं तो कैमरे बंद रहते ना, ऐसा लगता है कि भाई बंदा वापस से नहीं तो सो गया है। नहीं सर, जगह वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र जी ने मन में, बहुत बढ़िया। तो व्हाट आई एम शोइंग एंड सेइंग कि ये जब आप शीट देखोगे ना, आपके पास जो शीट मैंने दे रखी है, ये सेम शीट मैं खुद भी यूज कर रहा हूं। यानी कि आप जब देखोगे ना ऑल अबाउट योर बिजनेस, तो उस बिजनेस में क्या लिखा कि भाई आपका बिजनेस मॉडल क्या है, कहां से आपके पास पैसे आते हैं। आपके पास पैसे आते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचते हो, या उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ में कुछ क्रॉस सेल या अपसेल करते हो। तो इसी के नीचे आपको लिखा होगा कि उन लोगों के नाम लिखो जो आपको लगता है कि आपके ए कैटेगरी के लोग हैं, और उन लोगों के नाम लिखो जो थोड़े से चैलेंजिंग कैटेगरी के लोग हैं। और इससे नीचे फिर आप अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करते हो कि आपका एक्चुअल में प्रोडक्ट है क्या। जैसे कि मैंने अपने प्रोडक्ट को 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, 4 तरीके से बताया हुआ है। तो जब आप ये नाम लिख लेते हो ए कैटेगरी और सी कैटेगरी के नामों को, तो आपको यहां से मौका मिलता है अपने क्लाइंट को इन डिटेल समझने का, इन डिटेल उसके ऊपर फोकस करने का। क्योंकि हम इसके बाद यही करने वाले हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, कि जो आपने अभी नाम लिखे हैं, आपको 100% ये क्लैरिटी लेकर आनी है कि जो आपके ये ए कैटेगरी के क्लाइंट हैं, ये किस तरीके के क्लाइंट हैं। यानी कि ये लोग जिनको आपने सर्व करके खुशी महसूस की, इनका एज ग्रुप क्या था, ये इनका जेंडर बेस कैसा था, इनका इनकम लेवल कैसा था, कितने पढ़े लिखे थे, किन चीजों को पसंद करते थे। ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी है, और ये एज पर असाइनमेंट आपकी शीट के अंदर ऑलरेडी लिखी भी हुई है। जैसे कि मैंने अपने इस गाइड प्रोग्राम के लिए इन डिटेल डिफाइन किया कि मेरे लिए ए कैटेगरी के लोग कौन से जिनके मैं तलाश कर रहा हूं। मोर द स्पेसिफिक यू आर, मोर द क्लोजर यू आर। जब आप उसको डिफाइन करोगे तभी आप उसको फाइंड करोगे। तो इस एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि आपको आपके क्लाइंट को इन डिटेल, क्या उसकी हैबिट्स हैं, किस तरीके के लोगों के साथ रहता है, क्या वो पसंद करता है, किस तरीके की बातों को सुनता है। अगर आप ये इन डिटेल डिफाइन कर दोगे तो इसका मतलब आप अपने क्लाइंट को फाइंड आउट करने में या दूसरे लोगों को समझाने में, क्योंकि जब हम कोको टेक्निक लगाएंगे तो उस टाइम पे हमें ये प्रोडक्ट दूसरों को समझाना होता है, ताकि दूसरे लोग जब हमारी मदद करें तो हमें उसकी क्लैरिटी मिलकर आती है। तो फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस इन डिटेल। जिस टारगेट ग्रुप की, टारगेट ऑडियंस की, क्लाइंट ए की आप तलाश कर रहे हो, उसको आपको इन डिटेल डिफाइन करना है। और फिर आता है उस क्लाइंट का, जब आप डेफिनेशन कर दो, डिफाइन कर दो, एनडीपीसी निकालना है कि जो क्लाइंट आपके पास आया था उसकी क्या नीड थी, क्या वो डिजायर कर रहा था आपके साथ, क्या उसको पेन हो रहे थे, क्या क्या उसको चैलेंजेस थे। आपको इन डिटेल उसकी साइकी लिखनी है। जब कोई बंदा आया था मेरे पास में, तो वो मेरे से क्लैरिटी चाहता था एज ए कोच, एज ए मेंटोर। उसके डिजायर थे कि योगेश्वर आए, कुछ ऐसी सी बात बताए कि मेरे बिजनेस में ना रॉकेट लग जाए, बहुत जल्दी से ग्रोथ हो जाए। पेन क्या था, वो अकेला ही था इंडिपेंडेंट काम करने वाला, टीम उसके पास जल्दी से रुक नहीं रही थी, दिक्कत हो रही थी। चैलेंज क्या था उस बंदे के साथ में कि यार उसके पास ना अबंडेंस ऑफ मनी नहीं है अभी फिलहाल, और वो जो फोकस करना चाह रहा है, करना तो कुछ बड़ा बदलाव करना चाह रहा है, और उस बड़े बदलाव को उसको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, चीजें आगे की तरफ क्लियर नहीं हो रही। तो आपको ऐसे अपने क्लाइंट को, जो आपने अभी लिखा है ए कैटेगरी और सी कैटेगरी, उसको देखना है, उन नामों को महसूस करके आपको डिफाइन करना है।
यानी कि मैं एक दो लोगों के भी शेयरिंग लेना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि जो आपके पास प्रैक्टिकली अभी नाम हैं, उन नामों को अगर आप देखो, और अगर मैं उस क्लाइंटेज को समझने की कोशिश करूं कि किस तरीके के क्लाइंट है, इनकी क्या नीड, क्या डिजायर, क्या पेन पॉइंट रहे होंगे, आप अगर बताओ, शेयर करो, तो हमें क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हम उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जी, आप सब लोगों ने डन किया था 5-5 लोगों के नाम। जी जी हेमंत जी। सर मेरे जो क्लाइंट हैं ए कैटेगरी में, जैसे एक प्रोफेसर हैं आपका कमला नेहरू कॉलेज की, हम्म तो उनका सर नी जॉइंट का था, वो ऑपरेशन के लिए जा रही थी, ऑपरेशन थिएटर से वापस आई थी और वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। हम्म तो मेरा रेफरेंस दिया था उनको किसी ने। तो सर हम्म उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि वो किसी भी कीमत पे सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहती थी, हम्म और उनको एक बहुत ही अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत थी। हम्म और वो बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी है, तो वो चाहती थी कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हो वो थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर का हो। हम्म उनकी एज 78 है, वो सफदरजंग एंकली में रहती है। हम्म तो सर जनरली जब मैं पहली बार गया था, ये कोरोना की बात है, तो मैं हम्म फर्स्ट टाइम गया था, तो सर उनका केस थोड़ा सा टिपिकल भी था, और जनरली मैं दूर की विजिट नहीं करता। लेकिन हम्म सर उनका नेचर इतना ज्यादा अच्छा था, इतना ज्यादा अच्छा था, तो मैंने उनसे बोला कि माता जी मैं एक हफ्ते के लिए आपके पास जरूर आऊँ, हम्म क्योंकि जाने में भी सर पौना घंटा लगता है, आने में पौना घंटा लगता है। हम्म लेकिन सर ये है कि चाहे पेमेंट की बात हो, चाहे बिहेवियर की बात हो, आज तक सर मुझे 3 साल हो गए, वो एक हफ्ता 3 साल में कन्वर्ट हो गया। मैं हमेशा उनके पास मैं ही जाता हूँ, मैंने किसी को नहीं भेजा। तो दैट मीन्स ये निकल कर आया कि आपके क्लाइंट का जो नेचर होता है, वो आपसे जोली या आपसे ओपन अप होना चाहता है। हाँ, वो स्पिरिचुअल एंगल को कंसिडर करता है, क्योंकि स्पिरिचुअल एंगल आप भी कंसिडर करते हो, जी 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 है जी ना? जी गुड, जी। नाइस। दूसरे सर मेरे चल रहे हैं मनीष जी हैं, हम्म ठीक है ना, वो भी काफी क्योंकि सर पता है देखो, 3 चीजें हैं जो मैंने देखा है। मैं अगर सर मैं मोटा मोटा डिसाइड करूं कि भाई किसी भी पेशेंट को हम लोग कैटेगरी में किस तरीके से रखते हैं, सर पहले ये देखते हैं कि उसका कंप्लेनिंग नेचर है या नहीं है। हम्म दूसरा, सर डिस्काउंट मांग रहा है या नहीं मांग रहा। हम्म और तीसरा, इनके सर कभी कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती है तो वो शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, हम्म क्योंकि सर 100% 100 टाइम परफेक्ट रिजल्ट कोई भी नहीं दे सकता। कई बार चीजें चाहे तो टाइमिंग को लेकर इश्यूज होते हैं, या पेन को लेकर होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई शॉर्ट टेम्पर होता है तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है बिहेवियर को। हम्म तो इन तीनों चीजों के आधार पर सर हम लोगों ने अपने क्लिनिक पर रखा हुआ है कौन सा पेशेंट किस कैटेगरी का, हम उसके हिसाब से डील करते हैं। हम्म जी। नाइस, नाइस शेयरिंग। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सर, अगर धर्मेंद्र जी कर पाए तो। हाँ, मैं अब आपको एक छोटा सा पॉइंट देता हूँ। जैसे मेरा बिजनेस कोवर्किंग में जो प्रियंका लीड करती है, तो प्रियंका और मैं जब इस एक्सरसाइज को कर रहे थे, तो हमें एक चीज की अनुभूति हुई, एक चीज के बारे में पता लगा कि जो क्लाइंट हमारे ऑफिस आता है और वो आने के बाद में एसी की कंप्लेंट करता है, यानी कि वो एसी को लेके कहता है कि यार बड़ी गर्मी है यार, तुम्हारे यहाँ एसी नहीं चल रहा है क्या, तो इसका मतलब वो क्लाइंट है ना, हमारे साथ लंबा चलेगा नहीं, रुकेगा नहीं। क्योंकि बीइंग कोवर्किंग, किसी के लिए एसी ज्यादा होता है, किसी के लिए कम होता है। तो एसी का जो टेम्परेचर होता है हमारे यहाँ पे 22 या 21 के आसपास हम रखते हैं, उससे ज्यादा कूल नहीं करते। जो बंदा 22-21 में भी कंप्लेंट कर रहा है, इसका मतलब वो एडजस्टेबल नेचर नहीं है। और कोवर्किंग इज ऑल अबाउट एडजस्टेबल। क्योंकि अगर आपको उसको अपना खुद का मजा चाहिए, तो उसको खुद का अपना ऑफिस लेना पड़ेगा। यानी कि वो बंदा उस साइकी से बिलोंग करता है कि भाई मैंने इनको ये 8-10 हज़ार रुपये जो दे रखे हैं, इस पैसे को वसूल कर लूँ पूरा का पूरा। इस तरीके का नेचर का इंसान चलेगा नहीं। तो हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं, जो हम कन्वर्सेशन में बातचीत करते हैं, जो भी आपको मैं सिखाऊंगा कि जब आप अपने क्लाइंट को ऑन बोर्ड कर रहे हो, जब हायर कर रहे हो, जब आप उसके साथ डीलिंग क्रिएट कर रहे हो, तो महसूस करो बातचीत में कि क्या ये वो क्लाइंट है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। क्योंकि क्लाइंट हमें चूज करना है। वी से, ये पॉइंट हमारा 4th क्लास में शायद कवर भी होगा, कि क्लाइंट हमारा भगवान है। एक बेसिक बिलीफ सिस्टम हमें दिया गया है कि क्लाइंट हमारा भगवान है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका भगवान है, तो भगवान चूज करने का अधिकार भी आपको है। क्योंकि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे भगवान हो रहे हैं, तो हर भगवान को आप चूज नहीं कर सकते। तो यू हैव टू चूज जिसके साथ आपकी आस्था होती है, जिसके साथ आपका लगाव होता है। तो आपको किस तरीके का भगवान चूज करना, आपको उसका पहले पैरामीटर पता होना चाहिए। इस एक्सरसाइज, इस प्रोसेस के थ्रू हम उसी चीज की डिस्कवरी करने वाले हैं। जी धर्मेंद्र जी, आप अनम्यूट हैं।
धर्मेंद्र जी, आप मेरे यहाँ से तो अनम्यूट दिखा रहे हैं। हाँ, आगे जी अनम्यूट हो गया था तो फिर मेरी तरफ आवाज आपकी आनी बंद हो गई थी। जी जी, बताइए सर। तो मैंने जो लिस्ट बनाई तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि जो मेरे कॉरपोरेट हैं, हम्म बड़ी कंपनीज जो हैं, हम्म वहां मुझे ज्यादा इश्यूज नहीं होते, इजीली काम हो जाता है मेरा। हम्म और जहाँ मैं इंडिविजुअल्स के साथ डील करता हूँ, हम्म मतलब जैसे योगेश्वर जी अपनी कोठी बना रहे हैं हम्म और उनको मैंने अगर सप्लाईज दी हैं तो उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनकी इतनी हाई होती है, जो आप अभी एसी वाली बात बता रहे थे, मतलब वो एग्जैक्टली उसी चीज के ऊपर आता है कि वो आदमी सोचता है कि मैं निचोड़ लूँ पूरा का पूरा, जितना मैं दे रहा हूँ ना, तो जितनी सर्विस मैं करा सकता हूँ उतनी कराऊंगा। तो उनमें हमें बड़ी परेशानी आती है, और कॉर्पोरेट में जो है वो स्मूथली चलता है, उसमें दिक्कत नहीं है। और कॉर्पोरेट में भी थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे धर्मेंद्र भाई, वहां पे भी हमें देखना पड़ेगा कौन से वाले कॉर्पोरेट्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम इसको हाँ, मैग्नीफाई करेंगे अपने अपने लेंस से, उतना ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी आगे की पूरी बिजनेस की बिल्डिंग को बनाने में, क्योंकि पूरा बिजनेस इसी बेस लाइन से हमारा डिपेंड करता है। सारी चीजें यहीं से क्रिएट होती हैं हमारी, क्रिएट करने के लिए। बहुत ओके बढ़िया। ओके ओके। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में एक चीज सिखाता हूँ जो मैंने अपने बहुत सारे मित्रों को सिखाई है, बताई है, कि कौन सा क्लाइंट है से कहीं ज्यादा कौन सा नहीं है। अगर आप ये लिखना शुरू कर दो तो आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि जब आप किसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो और आपको ये पता लग जाए इस डायरेक्शन में तो जाना नहीं है, तो वो आपको ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा फोकस करता है उन लोगों को लेके। जैसे मेरा जो कोचिंग एंड ट्रेनिंग का बिजनेस है, कम्युनिटी बिल्डिंग का जो बिजनेस है, मुझे पता है कि इसके अंदर मेरे को जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो बंदा ये सोच लो 500 करोड़ 1000 करोड़ का आदमी है, जिसकी बड़ी टीमें हैं, जो एमएनसी टाइप के हैं लोग, या जिनका बिजनेस जो है बेसिकली गवर्नमेंट से डीलिंग का है, ऐसे लोगों के साथ मैं अपनी डीलिंग कर ही नहीं सकता, फोकस ही नहीं कर सकता। तो फोकस नहीं कर सकता तो उनके साथ एनर्जी नहीं लगानी, फोकस नहीं करना है ना। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था, अगर आपने ए और सी कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो इन लोगों को अगर आप देखोगे तो आपको ये देखना होगा इनकी क्या नीड है, क्या डिजायर है, क्या पेन है, क्या चैलेंज है। एज ए थीसिस जो आपको मैंने शीट दे रखी है, उसके अंदर एज ए थीसिस वो सारी चीजें लिखनी है, उसको धीरे धीरे बिल्ड करते जाना, बिल्ड करते जाना, बिल्ड करते जाना। क्योंकि अगर हमें ए कैटेगरी के क्लाइंटों को तलाश करना है, तो जो मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूं अपने आप को समझने की, आपके पास वही लोग आएंगे अगर आप लोगों ने मेरे साथ वैल्यू एक्सरसाइज की थी, 36 गुण वाली एक्सरसाइज की थी, जो आप हो। क्योंकि आप एक मैग्नेट हो, तो आप अपने पास एज ए एनर्जी उसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करोगे जो आपके अंदर गुण है। तो हमें साथ के साथ अपने आप को भी समझना होगा, अपने बिजनेस मॉडल को समझना होगा, अपने क्लाइंट को समझना होगा। बहुत आसान हो जाएगा फिर उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाना अपनी तरफ, और उनको लंबे टाइम तक लेकर जाना। क्योंकि 36 गुण है तो कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गुण इम्पैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन जितने ज्यादा गुण समाहित होंगे, वो इंसान आपके साथ उतना लंबा चलेगा, वो उतना आपकी एक कैटेगरी की लिस्ट में आएगा, निकलकर फोकस करेगा। तो मैं आपको बता दूं, वाई यू नीड टू फाइंड 2 स्टेप्स। जो पहले 2 स्टेप्स की हमने बात की, कि भाई पहले तो ये फाइंड आउट कर ले कि वो कौन सी टारगेट ऑडियंस है, और उस टारगेट ऑडियंस के क्या एनडीपीसी है वो फाइंड आउट कर ले। क्यों जरूरत है हमें इसकी? क्यों? क्योंकि कस्टमर एक बार खरीदता है, और राइट कस्टमर बार बार खरीदता है। तो हमें राइट कस्टमर की तलाश करनी है दोस्तों, ताकि वो बार बार खरीदे। हमें सिर्फ कस्टमर की तलाश नहीं करनी, क्योंकि अगर हम कस्टमर तलाश करते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। हमें ऐसा क्लाइंट तलाश करना है जो खुद भी खरीदे, अपने दोस्त को भी खरीदवाए, अपने सर्कल में किसी को हमारे बारे में बताए भी, ताकि हमारी जो मेहनत है ये थोड़ी सी आसान हो जाए, ऐसे लोगों के साथ काम कर कर जो सच में राइट हैं, जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। बिकॉज आपको किसी के साथ भी काम नहीं करना है कि भाई कोई भी बंदा उस दर्द को लेकर आ गया, आपको राइट के साथ काम करना है कि हाँ यार ये वो बंदा जिसकी मैं तलाश कर रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि क्लाइंट का मतलब होता है कि जो पेइंग कैपेसिटी रखता है। हर इंसान जिसके पास पैसा होता है वो क्लाइंट नहीं होता है। आपका क्लाइंट वो होता है जिसकी आप तलाश कर रहे हो। हम गलती यहां से कर देते हैं
कि जो इंसान भी कुछ इंक्वायरी कर लेता है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, और उस इंक्वायरी के बाद हमें लगता है कि इसके पास तो पेइंग कैपेसिटी है, तो क्यों ना मैं इसको माल दे दूं, हम उसको उस पैरामीटर पे फोकस ही नहीं कर पाते, महसूस ही नहीं कर पाते कि भाई इसमें से वो कौन सी क्वालिटीज हैं, वो कौन सी एबिलिटीज है जिसके बेसिस पे मैं काम कर सकूं। नहीं तो थोड़े दिनों बाद पैसे फंसेंगे, उसका डिससेटिस्फेक्शन होगा, वो चिक चिक करेगा आपके साथ में और आपके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा। BNI के अंदर एक चीज कही जाती थी और ये बड़ी स्पेसिफिक लाइन है, इफ यू कैन डिफाइन देम यू कैन फाइंड देम। अगर अगर तुम उनको डिफाइन कर सकते हो, इन डिटेल डिस्क्राइब कर सकते हो, तो आप उनको तलाश कर सकते हो, क्योंकि वर्किंग विद द राइट फिट इज द रेसिपी ऑफ ए स्टेबल ग्रोथ। अगर आपको स्टेबल ग्रोथ चाहिए, परमानेंट ग्रोथ चाहिए, जो बार बार आती चाहिए रहे आपके साथ, तो आपको आपके साथ राइट फिट के साथ काम करना, जो आपके साथ फिट होते हैं, जो आपके साथ अलाइन होते हैं। क्योंकि जो आपके साथ अलाइंड होते हैं, जो आपकी थॉट प्रोसेस में मैच करते हैं, वो चिक चिक नहीं करते ज्यादा, और वो प्रॉफिट भी देकर जाते हैं। साथ में इनके साथ में लेस एफर्ट डालने पड़ते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल होते हैं, वो चीजों को समझते हैं, कंसिडर करते हैं, वो आपको कंफर्टेबल स्पेस देते हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपके साथ लगाव भी बनाकर रखते हैं। आपको लगता है कि यार जिस काम को मैं कर रहा हूँ इससे सच में किसी का भला हो रहा है, आपका मोरल और आपका इमोशनल वैल्यू हाई होता है इन लोगों के साथ काम कर कर। ये आपको रेफरेंस भी देते हैं, आपको 2-4 लोगों से कनेक्ट भी कराते हैं, आपके बारे में चर्चा भी करते हैं। तो इसीलिए हमें ये 2 स्टेप्स को डिफाइन करना है और ये फाइंड करना है कि वो कौन से राइट लोग हैं जिनके साथ मुझे क्लाइम करना है, क्योंकि मुझे हर एक इंसान के साथ काम नहीं करना है। ताउम्र बीत जाएगी लोगों के साथ काम करने में, बट हमें अगर अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल, बेहतर बनाना है तो हमें डिफाइन करना है। तो मैं आपको बता दूं, वाई शुड यू नो योर बीइंग एंड वैल्यू सिस्टम। जो वैल्यू सिस्टम के हमने 36 गुण की बात की थी, या आपकी बीइंग की, आपकी आइडेंटिटी की बात की थी, या हमने कही थी कि भाई आप अपने अंदर झांको और अपने अंदर को पहचानो। मैं एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है जो आप रिलेट कर पाओगे। अगर कोका कोला कंपनी को अपने सीनियर लेवल पे, टॉप लेवल पे, या अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए किसी बंदे को हायर करना हो, तो अगर वो रामदेव जी को हायर कर ले, तो क्या ये कहानी सेट हो सकती है? रामदेव जी तो बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, इंडिया में सब जानते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, एक चेहरा भी बड़ा अच्छा है वो। तो ऐसा क्यों है जी, आप लोग ना कह रहे हो, गद्दा नहीं ला रहे हो कि जी ना रामदेव नहीं होने चाहिए? सर क्योंकि जो रामदेव जी हैं उनकी जो पर्सोना है वो काफी हद तक 2 चीजों को करता है, एक तो हेल्दी और दूसरा देसी। उनका पूरा पर्सोना जो लोगों के माइंडसेट में उनकी छवि, इमेज बनी हुई है, वो एक ऐसे व्यक्ति की बनी हुई है जो स्वास्थ्यवर्धक और देशी वस्तुओं को प्रमोट करता है। अब कोका कोला के साथ दोनों चीजें नहीं है, ना तो वो हेल्दी है और ना ही वो देशी ब्रांड। बहुत अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। तो मैं कह रहा हूं कि जब आपको इस चीज की अनुभूति होगी, पता लग गया कि भाई किसी इंसान की वैल्यू सिस्टम उस कंपनी के वैल्यू सिस्टम के साथ मैच नहीं करती, तो सबसे पहले आप अपनी वैल्यू सिस्टम पे तो फाइंड आउट कर लो। क्योंकि जब आपको आपके वैल्यू सिस्टम के बारे में पता होगा, तभी तो आप अपने उस वैल्यू सिस्टम को आप अपनी हायर करने वाली टीम, हायर करने वाले आपके वेंडर्स, हायर करने वाले अपने क्लाइंट्स के बारे में भी तो रिलेट कर सकते हो। जो बेस्ट साइड ऑफ यू है, जो मैं आपके साथ करवाना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्यों आपके काम आएगी, क्यों आपकी लाइफ को आसान बनाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने बारे में जानोगे, उतने ही ज्यादा आपके लिए आसानी होगी लोगों से रिलेट कर पाना, एसोसिएशन बना पाना, कोलैबोरेशन कर पाना, टीम को हायर कर पाना, आपके जो लाइफ में क्लाइंट आते हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाना। तो इसका पिरामिड बनता है कि आपको देखना होता है कि ये क्वालिटीज जिसके अंदर ज्यादा होती हैं वो इंसान आपके साथ ज्यादा लंबे टाइम तक टिकल जाता है। आपको देखना होगा, जैसे कि मैंने अपना खुद का एक वैल्यू सिस्टम बना रखा है, कि आपका नेचर मी है या वी है, कि आप ज्यादा मी पे फोकस करते हो, वी पे फोकस करते हो। वैल्यू सिस्टम किसी का गलत नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि वो चीज आपके साथ चलेगी नहीं। जैसे कि जो इंसान नॉनवेज खा रहा है वो इंसान गलत नहीं है, सिर्फ ये है कि आपके साथ उसकी ज्यादा जमेगी नहीं। आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा खाने पीने के टाइम पे, क्योंकि आप अगर कट्टर
वेजिटेरियन हो और आपका दूसरा मित्र या आपका नॉन तो वो नॉन वेजिटेरियन है, तो इसमें विचारों में सिर्फ इतना सा बदलाव है कि भाई उसका और आपका थोड़ा सा ये वाले पैरामीटर पे कहानी बनेगी नहीं, जमेगी नहीं। तो गलत कोई नहीं है, ना वो गलत है जो वेजिटेरियन है और ना ही वो गलत है जो नॉन वेजिटेरियन है। हमें यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि मेरा वैल्यू सिस्टम मेरे को क्या कहता है, क्योंकि जो जिसका वैल्यू सिस्टम है, जैसे कि जो मी वैल्यू सिस्टम होते हैं वो फोकस करते हैं अपने आप को, अपने फायदे को, अपनी प्रायोरिटीज को। वी वाले क्या होते हैं, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, अपने अलावा दूसरे का भी भला करने की सोचते हैं कि यार मेरे अलावा किसी और का भला हो जाए, मेरे से ना किसी का नुकसान ना हो, इस तरीके की फीलिंग रखते हैं। तो आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने आप को समझना होगा। साथ में आपको देखना पड़ेगा कि योर आइडियल क्लाइंट इज योर आइडियल लुक लाइक। आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने आप को समझोगे और जितना ज्यादा आप अपने आप को बेहतर करते चले जाओगे, उतने ही ज्यादा आपको आप जैसे लोग मिलेंगे, आपको उसी तरीके के अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मेरी लाइफ में रात को पार्टी करने वाले लोग या जो सैर सपाटे पे घूमने वाले लोग होते हैं बहुत कम होते हैं। मेरे यहाँ पे मेरी लाइफ में लर्नर ना, डूअर, बिजनेस के प्रति समर्पित वाले लोग थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेरा वैल्यू सिस्टम वहां से लाई करता है, वहां से फोकस करता है। जो गैस वर्क से ना काम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि आप बिजनेस जो कर रहे हो कि जैसा जिस तरीके के इंसान मिल जाता है, इंसान उसी तरीके के लोगों के साथ काम करने लग जाता है। बट लॉन्ग टाइम में ना ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम में आप देखोगे ना आपकी एनर्जी कम होती है, आपके एफर्ट कम होते हैं, क्योंकि रिपीटेड नेचर काम करने से आप भी बोर हो जाते हो। आपको लगता है कि ये काम मैं किसी को सिखा दूं, डेलीगेट कर दूं, फोकस कर दूं। और जब तक आप इन चीजों को स्पेसिफाई नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, तब तक जो मार्केटिंग का ट्रायंगल है वो लगेगा नहीं। मार्केटिंग का ट्रायंगल जो कहता है 3M, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको आपकी मार्केट को डिफाइन करना होगा, उस मार्केट में जाने वाले मैसेज को डिफाइन करना होगा, और जिस माध्यम से वो मैसेज जाएगा उसको डिफाइन करना होगा। इन तीनों चीजों की डिटेल आप तभी निकाल सकते हो जब आप इस चीज से रिलेटेड लेकर थोड़े से प्रेजेंट हो जाओगे, फोकस कर जाओगे। यानी कि अभी हमने जो बात की 3M के अंदर, वो किसकी बात की? मार्केट इज हु यूजेस योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि आपका टारगेट ग्रुप या टारगेट ऑडियंस, जो हमने ए और सी कैटेगरी की बात की, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अपने टारगेट मार्केट बोल रहे हैं कि भाई ये लोग हैं जिनकी मैं तलाश कर रहा हूं, जिसको हम डिफाइन करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है जी। मैसेज का मतलब क्या हुआ? मैसेज हुआ व्हाट यू विल से और शो टू द क्लाइंट्स। क्या आप कुछ दिखाने वाले हो या बताने वाले हो, किसी इमेज के थ्रू, किसी टेक्स्ट के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी ऑडियो के थ्रू, एज PDF, PPT, मेलर, या पिच जो बोलते हो, कॉलिंग पिच जो यूज करते हो, SMS, व्हाट्सएप के थ्रू। ये जो मैसेज होना चाहिए शार्प होना चाहिए और धारदार होना चाहिए। इसके अंदर आपको वो बात करनी है जो उसका पेन है, जो उसकी डिजायर है, जो उसका वो कहते हैं ना चैलेंज आ रहा है लाइफ में, आपको वो वाली बात करनी है। क्योंकि जब तक आप उसके उन सेकंड स्टेप की जो हमने बात की थी उसके बारे में नहीं जानते हो, तो आप अपने मैसेज में वो बात नहीं कह पाओगे जो आपको उसके पास भेजना है, जो उसके ऊपर आपको करना है। आप अपने मैसेज को 3 तरीके से एक्सप्रेस करते हो, कन्वे करते हो। पहला, कि वो बंदा रीड कर सके, लिखा हुआ है कंटेंट की फॉर्म में। दूसरा, वो देख सके, इमेज की फॉर्म में, क्रिएटिव की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में। तीसरा, जिसको वॉच कर सके, वीडियो या ऑडियो की फॉर्म में लिसन कर सके। और मार्केटिंग मैसेज में डिजायर को बताना होता है और नीड को डिलीवर करना होता है। जब आप अपना मार्केटिंग मैसेज दे रहे हो किसी को, तो जो उसकी डिजायर है, जो उसके पेन है, जिसकी हमने बात की, वो उसको बताने होते हैं कि आओ हम आपकी ये फीलिंग, ये इमोशंस को कंप्लीट कर देंगे, और जो उसकी आज की डिजायर है उसको कंप्लीट करना होता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मार्केटिंग मैसेज अगर रैपिड इंग्लिश वालों को देना हो, तो इन रैपिड इंग्लिश वालों का तो टारगेट ऑडियंस होगी, और क्या वो बात बोलेंगे? क्या अपने मैसेज में वो बात बोलेंगे? थोड़ा सा मेरे साथ एक बार शेयर करो आप लोग कि रैपिड इंग्लिश वाले कोर्स सुने होंगे आपने, देखे होंगे, बहुत पहले आते थे।
उसमें सर ज्यादातर जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनकी टारगेट ऑडियंस तो वही रहेगी। हाँ, और ये टारगेट ऑडियंस जो है जिनको इंग्लिश नहीं आती है, किस तरीके के लोग होंगे, कहाँ रहते होंगे? तो स्पीकिंग स्पीकिंग इंग्लिश इन द सेंस स्पीकिंग मोड में। स्पीकिंग मोड में जिनको नहीं आती, बिल्कुल सही कहा आपने रंजन भाई। और सर ये वो लोग होंगे जो फटाफट कोई जॉब या कोई चीज ढूंढ रहे होंगे, हम्म जो लोग इंग्लिश के कारण कोई ना कोई चीज स्ट्रगल कर रहे होंगे कोई जॉब में या अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे, और इनको तुरंत सीखनी होगी, वो इनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इनके पास में। बिल्कुल सही कहा। तो कहाँ आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके के होंगे, और थोड़ा सा डालो। बिल्कुल अच्छा बोला आप दोनों ने, क्योंकि हम 2 स्टेप्स पे बात कर रहे हैं। पहला स्टेप है टारगेट मार्केट को डिफाइन करना। तो अगर आपका स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स है तो ये कौन सी टारगेट मार्केट होगी जिसको आप ये स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स कराना चाहोगे? स्टूडेंट हो हाँ, जाएंगे जो जस्ट अभी जैसे 12th पास आउट करते हैं या 12th में हैं जैसे भी हैं, इस तरह के बिल्कुल। कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए। सर्वेश ने बड़ी प्यारी चीज लिखी है, मिडिल क्लास फैमिलीज में जो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े लिखे लोग होंगे वो, है ना? बहुत अच्छा लिखा है ना? मोटा मोटा अगर आप देखो तो इस तरीके होंगे। अब मजे की बात मेरे को ये बताओ कि इनका जो मैसेज ड्राफ्ट होगा, जो मैसेज लिखा जाएगा, वो किस तरीके से लिखा जाएगा, क्या लैंग्वेज होगी और क्या कुछ बताया जाएगा इसके अंदर? क्या आप 2 महीने में फटाफट इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं? है ना? हाँ, तो जो जी जी जितेंद्र भाई कुछ बोल रहे थे। सर अपने जिंदगी के सपने को पूरा करें 2 महीने में, इनका एक सपना है इंग्लिश से, तो वो इनकी वो हाँ डिजायर है वो। हाँ, आर यू गेटिंग? आप समझो, और जो ये लिखा होगा, सिखा इंग्लिश रहे हैं लेकिन यूज हिंदी का कर रहे होंगे बताने के लिए। हम्म, ये सारी चीज ये नहीं लिखेंगे लर्न इंग्लिश इन 2 months एंड अचीव योर ड्रीम्स इन दैट, तो वो इंग्लिश वाला नहीं लिखेंगे, उसके अंदर हिंदी का मिश्रण डाल रहे होंगे। आर यू गेटिंग? भाई सिखा इंग्लिश रहे हैं लेकिन हिंदी में बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जी उनकी सर, अभी टारगेट आज तो ऑडियंस मैं सही इंग्लिश लेवल समझ सकती है। अपने कस्टमर से रिलेट कर रहे हैं। हाँ, तो आप एक छोटी सी चीज को समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि जो आपका क्लाइंट है उस क्लाइंट को आपको समझना पड़ेगा भाई। उस क्लाइंट तक जो मैसेज आपको पहुंचाना है, जो धारदार बात आपको बोलनी, जो शार्प चीज बोलनी है, वो देखनी पड़ेगी वो किस वर्डों को यूज करता है, कौन से वर्ड है। जैसे अगर आप देखो, मेरा एक वर्ड है 100 करोड़। अगर आपके दिल में, जहन में आपकी कंपनी की वैल्यू को 100 करोड़ बनाना है, अपने टर्नओवर को 100 करोड़ लेकर जाना है, तो मैं ये अचीव करा सकता हूँ, उसकी फाउंडेशन में क्रिएट करा सकता हूँ 100%। और इसको मैं खुद कर दिखा दूंगा इस साल आप लोगों को। तो यानी कि बहुत सारे लोगों के डिजायर में है कि यार वो भी ना 100 क्लब तक एटलीस्ट पहुंचना चाहते हैं, मिनिमम उस लेवल तक जाना चाहते हैं। तो जिसकी डिजायर में ये वर्ड होगा वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा कि यार ये बंदा ना कुछ ऐसी बात कर रहा है जो मेरे डिजायर में, इमोशन में आती, कहीं ना कहीं फोकस में आती। तो आपको आपके वर्ड्स को, आपकी लैंग्वेज को इस तरीके से धार लगानी होगी, इस तरीके के वर्डों को लाना पड़ेगा कि जो आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचना चाहते हो और जिस क्लाइंट को बेचना चाहते हो, उन दोनों के बीच में अगर आपको अपनी यस लेना है तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी मिली अभी तक की कन्वर्सेशन में? सर मैं इसे समथिंग, जी। सर आपके से जो फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी सहायक बिजनेस क्लब में, हम्म, और आपके ब्राउचर पर आपने ये जो स्टेटमेंट बोला है, हम्म, ये मेरे लिए बहुत कन्विंसिंग था, क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर दिस हम्म, दैट कोच हु कैन गाइड मी, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग सर, आपका जो ये स्टेटमेंट था ना कि हमारे यहाँ पे सिर्फ ज्ञान नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो ये 2 चीजें थी जिनको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। यस। और इसके लिए भी बड़ी मेहनत लगी थी हमें भी समझने में कि क्या ऐसी चीज बोले कि जिससे ला पाए यूज करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मार्केटिंग के आपके बिजनेस के 2 बेसिक चीजें हैं वो हमने कवर की, समझी। क्योंकि हम इसकी ना पीएचडी नहीं करना चाह रहे। कोई ये सोचे कि ये विषय तो पूरी पीएचडी कराएगा, भैया आपको ना ऑलरेडी मेरे से ज्यादा ज्ञान है। मैं सिर्फ आपसे ना हाँ करवाना चाहता हूँ कि ये क्लास में मैंने टॉपिक कराया था, आप कहोगे जी कराया था, फिर मैं बोलूँगा इसको करके दिखाओ। मुझे सिर्फ आपसे इतनी हाँ लेनी है कि जी मैंने मार्केटिंग वो समझाई थी आपको, टारगेट मार्केट आपको हाँ समझाई थी, तो करके दिखाओ। अब तीसरी जो चीज आती है जो बहुत ब्यूटीफुल आपको समझना पड़ेगा, ये मेरे लिए बड़ी अहम मोमेंट थी जब मैं इस प्रोसेस को कर रहा था, कि जब आपने मार्केट को समझ लिया, अपना मैसेज जो भेजना वो समझ लिया, तो ये मैसेज किस तरीके से पहुंचाओगे अपने क्लाइंट के पास, यानी कि वो मीडियम क्या है, आपको जो ट्रैफिक सोर्स लाना है अपने पास, जो डाटा लाना है आपके पास, जो लीड्स लानी है, वो मीडियम क्या होने वाला है,
वो डिफाइन करना होगा, क्योंकि हर मीडियम आपके लिए नहीं बना हुआ है। मीडियम इज ए वे और सोर्स टू रीच द क्लाइंट एज ए चैनल। कि मीडियम क्या है, कि वो तरीका है, वो रास्ता है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज अपने उस क्लाइंटेज तक पहुंचाते हो। इट इज ए मैसेज डिलीवरी सिस्टम। हाउ यू आर गोइंग टू रीच योर मार्केट, दैट इज द मीडियम। और इस धरती पर 3 ही मीडियम हैं क्लाइंट तक पहुंचने के। आपने अगर वो बेसलाइन पकड़ ली कि यार ये 3 मीडियम कौन से हैं, तो सोच लो आपका बहुत सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो पहला जो मॉडल होता है किसी क्लाइंट तक पहुंचने का, वो होता है रेफरल, जहां पे बंदा आपको एज ए ह्यूमन पास ऑन करता है। जो आपके साथ एग्रीगेटर्स बने हुए हैं, जो आप कोको टेक्निक मेरे साथ बिल्ड करोगे, जो आपने बिजनेस ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, BNI सहायक तजुर्बा टाइप के, जहां पे लोग एज ए ह्यूमन आपको रेकमेंड कर रहे हो, तो आगे रेफरेंस दे रहे होते हैं। दूसरा है ऑनलाइन, जैसे कि व्हाट्सएप आप शूट करते हो, मेलर्स आप भेजते हो, सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस क्रिएट करते हो, वेबसाइट्स पे जो करते हो, टीवी पे, FM पे, जहां पे वो चीजें आपकी पहुंचती हैं। तीसरा आपका आता है ऑफलाइन, जैसे आप इवेंट्स में जाते हो, लोगों से मिलते हो, आप लीफलेट लगा देते हो, स्टैंडी लगा देते हो, बैनर्स लगा देते हो, न्यूज़पेपर में देते हो, प्रिंट आउट देते हो। ये 3 ही तरीके हैं अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के। आपको ये जी कुछ ये पर्सनल मीटिंग ऑफलाइन में है या पर्सनली किसी के पास जाते हो कुछ? ऑफलाइन है सर, एफर्ट लग रहा है ना आपका। ठीक है। तो आपको सी, यू डोंट नीड ऑल, बट यू चूज योर बेस्ट वे टू रीच। आपको सारे नहीं चाहिए होते हैं। आप ये सोचो कि भाई जो भी चीज आ रखी है मेरे को उसकी मास्टरी करनी है। इसका एक लाइव एग्जांपल है, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे कोच अक्षर यादव। वहां से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, वहां से मैंने सीखा कि वो यूट्यूब चैनल पे भी नहीं है, ना वो फेसबुक के ऊपर है, बट फिर भी उसके पास लोग भर भर कर आते हैं, फोकस कर कर आते हैं, क्योंकि वो यूज करता है रेफरल मॉडल। वो लोगों की रेफरेंस और रिकमेंडेशन से कन्वर्ट कराता है। वो यूज करता है व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन, फोन के थ्रू कम्युनिकेशन। वो फोन पे बात करता है या व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता है। वो यूज करता है लोगों को टच करना, फील करना, उनके साथ बात करना। वो प्रिंटेड कॉपी देता है लोगों को, लेटर्स भेजता है लोगों के घर, हार्ड कॉपीज। तो उसने अपने इन 3 वर्ल्ड में से चीजें चुन रखी कि भाई इन 3 वर्ल्ड में से मैं ये चीज चुन रहा हूँ, ये चीज चुन रहा हूँ, ये चीज चुन रहा हूँ। उसने कोई नेटवर्किंग क्लब ज्वाइन नहीं कर रखा किसी भी तरीके का, कहीं पे भी नहीं जाता है वो। तो आपको ये डिसाइड करना होगा, सारी चीजें आपके लिए नहीं बनी। आपको ये देखना है कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे मेरे लिए कौन सी चीज बनी है, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सी है, फिर थर्ड प्रायोरिटी पे कौन सी है। जब आप अपनी मार्केट को डिफाइन करते हो, उस मैसेज को डिफाइन करते हो जो नीड बेस्ड है, डिजायर बेस्ड है, उसकी पेन बेस्ड है, जो आपने क्लाइंट के बारे में लिखी है, और उस मीडियम को चूज करते हो जिस मीडियम से आप उसको भेजना चाहते हो, तब वो चांसेस होते हैं उसको कवर होने के। जैसे रैपिड इंग्लिश वाले कोर्स वाले अपनी होर्डिंग्स लगाते हैं, कैसे, जो मंडियां होती है, सब्जी मंडी होती है, जो बस स्टॉप्स होते हैं वहां पे, क्योंकि बस स्टॉप में, सब्जी मंडियों में कौन जाता होगा, वो बंदा जाता होगा जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है। तो उसने अपने मीडियम को कैसे चूज किया, ऑफलाइन के थ्रू चूज किया, उस एरिया को उसने डिफाइन किया। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि मेरे गुरु, कोच, मेंटोर यूज करते हैं इन 3 माध्यम को। MyHQ एक एग्रीगेटर है जो कोवर्किंग वालों को ऑफिस स्पेस की लीड देता है। MyHQ का पूरा बिजनेस मॉडल जो है ऑनलाइन है, बट YC एज ए कोवर्किंग प्रोवाइडर है। हमारा जो मॉडल वो रेफरल है। हमारे पास 70% क्लाइंट जो आता है वो रेफरेंसेस से आता है, किसी न किसी की रिकमेंडेशन से आता है, या तो एग्रीगेटर भेजता है या कोई ना कोई जान पहचान दोस्त या रिश्तेदार भेजता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप चलकर आते हैं, हमारे होर्डिंग्स को देखकर आते हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ पे ऑनलाइन एक्टिविटीज का काम थोड़ा कम होता है रेफरेंस के मुकाबले में यूज करने के लिए। तो आपको आपके बिजनेस का बेस डिफाइन करना होगा और अपने डाटाबेस को डिफाइन करना होगा कि भाई मेरे पास जो डाटाबेस आएगा इसको मैं कहां से लाऊं और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करूं। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिल्ड योर ओन डाटाबेस, और उसको एनरिच करते जाना है, उसके ऊपर फोकस करते जाना है हमें। आपको आपके बिजनेस में
एडिशनल इनकम के ऑप्शंस को बिल्ड करना होगा आपके पोर्टफोलियो में। आप जो बेच रहे हो सिर्फ आप उसी एक प्रोडक्ट को नहीं बेचोगे, आपको एड ऑन प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, क्योंकि बंदा जो लेने आया है जरूरी नहीं है कि वही लेकर जाएगा, या अगर उसने वो चीज ले ली है तो वो आपसे क्या क्रॉस सेल अपसेल कर सकता है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। क्योंकि जब तक आपके पास क्रॉस सेल अपसेल के प्रोडक्ट नहीं होंगे तो इसका मतलब आप अपने बिजनेस की पॉसिबिलिटी को किल कर रहे हो। आपको देखना होगा आपका फ्रंट एंड प्रोडक्ट क्या होगा, बैक एंड क्या होगा, क्या कहकर बुलाओगे और क्या देकर जाओगे। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब फ्रंट एंड से ना क्लाइंट को लाया जाता है और बैक एंड से प्रॉफिट को कमाया जाता है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स वाले करते हैं। क्योंकि मैंने मैकडोनल्ड्स में 3 महीना जॉब की थी, मेरी लाइफ की पहली जॉब थी, जब 7 रुपए की उनकी वो आती थी, ये वाइट वाली आइसक्रीम सॉफ्टी जिसको बोलते थे, तो वो हमेशा वो बाहर बेचते थे, बाहर वाले काउंटर से जहाँ से वॉक इन क्लाइंट्स जाते थे। तो अब बंदा 7 रुपए की वो सॉफ्टी खा रहा है, वो आइसक्रीम खा रहा है, तो बंदा कोशिश करता था बाहर क्यों खाऊं, तो ना अंदर ही बैठ के खा लूं। जब अंदर आता था तो उसको खुशबू आती थी, तो वो बर्गर लेता था, फ्रेंच फ्राइज लेता था और कई सारी चीजें लेता था। तो आपको देखना होगा कि आपका वो कौन सा टॉफी प्रोडक्ट है, वो कौन सा छोटा प्रोडक्ट है जिससे आप क्लाइंट को अपने पास ला सकते हो। और आपको क्लाइंट के लाने के बाद सिर्फ फोकस करना है, योर गोल शुड बी टू सेल मोर टू वन क्लाइंट। सबसे पहला आपका मकसद होना चाहिए भाई मैं किसी ना किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचूं, वो 7 रुपए की सॉफ्टी बेचूं, या उसको मैं बर्गर बेचूं, या उसको मैं फ्रेंच फ्राई बेचूं। सबसे पहला मकसद है उसको कुछ ना कुछ बेचूं। जब बेच दिया फिर फोकस क्या आएगा, कि फिर फोकस आएगा कि उसको कुछ और बेचूं, और फिर फोकस आएगा बार बार बेचूं। यानी कि सबसे पहले आपको एक टॉफी प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर अपसेल का प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर क्रॉस सेल का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपने डिफाइन कर रखी है अपने बिजनेस में, तो इसका मतलब आप अपने आप को प्रॉफिटेबल और फास्टेस्ट ग्रोथ कंपनी बना सकते हो। जैसे कि मेरा जो टॉफी प्रोडक्ट है, अगर आप देखो, वो टॉफी प्रोडक्ट है मेरा मास्टर क्लास, जो 1 दिन की मैं क्लास देता हूँ, जिसमें उसको डायरी पेन का यूसेज और पूरी ज्ञान पूरी नॉलेज देता हूँ। कोई भी इंसान जो मेरी 1 डे की मास्टर क्लास अटेंड करता है, वो दूर दूर तक कह ही नहीं सकता कि उसको उस प्रोडक्ट में, उस नॉलेज में, उस इंफॉर्मेशन मजा नहीं आया। पूरी जान लगा देते हैं उस टॉफी प्रोडक्ट को, ऐसा बना रखा हमने, वो कहता है मजा आ गया, फुल सेटिस्फेक्शन। फिर उसको हम अपसेल करते हैं अपना गाइड प्रोग्राम, कि भाई आप अगर 1 दिन में इतना सब कुछ सीख सकते हो, इतना मजा ले सकते हो, तो क्यों ना आप मेरे साथ 1 क्वार्टर बिताओ, 90 दिनों की जर्नी मेरे साथ तय करो, जिसमें 45 दिन हम आपको ज्ञान देंगे और 45 दिन आपकी हैंड होल्डिंग लेंगे। जब वो 45 दिन बिता लेता है, फिर उसको हम बोलते हैं कि सर क्यों ना 1 क्वार्टर की जगह आप 1 साल बिताओ मेरे साथ। मेरी आप एक ग्रुप है जीपीसी गाइड प्रीमियम ग्रुप, जहां पे हमने क्रीम को ही रखा हुआ है, छाट कर रखा हुआ है, सब लोग नहीं आए उसके अंदर में। आप उस क्रीम प्रोडक्ट में मेरे साथ आप आ जाओ और आगे की तरफ टेक ऑन करो। वो नहीं आता है तो फिर मैं उसको अपने कोवर्किंग की बात करता हूँ, अपने इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, जो हमने अलग अलग प्रोडक्ट बना रखे हैं अपने साथ यूज करने के लिए। तो जब आपके पास एक क्लाइंट आ गया है और उसकी ट्रांजेक्शन हो गई है, तो आपका गोल होना चाहिए आप उसको कुछ और दो, कुछ और समझाओ, कुछ और फोकस कराओ। तो पहली चीज जो आपको रेडी करनी है अपने सिस्टम में क्लाइंटों को लाने के लिए, क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए, आपको आपका टॉफी प्रोडक्ट रेडी करना है। और वो टॉफी प्रोडक्ट क्लाइंट के लिए एक विन विन होना चाहिए। आपको आपके प्रोडक्ट अपने बिजनेस के अंदर फ्रंट एंड प्रोडक्ट लाना है कि कौन सा पहला प्रोडक्ट है और बाद के कौन से प्रोडक्ट है डिफाइन करना है। जैसे कि मेरी मास्टर क्लास मैंने बताई, गाइड और जीपीसी मेरा अपसेल है, और क्रॉस सेल में मैं क्या देता हूं, अपना स्पेस या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कि भाई मेरे पास एक एंजल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट क्लब है, आप उसमें छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके आप किसी दूसरे बिजनेस में भी सहायक बन सकते हो, हिस्सेदार बन सकते हो। तो जैसा मैंने डिफाइन कर रखा है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप भी इस तरीके से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिफाइन करो, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को फोकस करो। तो क्विक शेयरिंग लेते हैं छोटी सी आप लोगों के साथ में, अभी तक के डिस्कशन में क्या कुछ समझ में आया। सर एक तो अपने जो क्लाइंट है उसको हमने कैटेगराइज कर दिया, हम्म, जिसके साथ हमें काम करने में मजा आता है वो क्लाइंट अलग, और जिस जो चिक चिक वाले क्लाइंट है वो अलग। हम्म, फिर उसके बाद हमने उसको जो ये हमने क्लाइंट डिसाइड करे हैं, उसके बाद फिर हमने अपने जो
काम को है वो डिसाइड किया, उसको भी कैटेगराइज किया है। तो मैं तो अभी यही समझ पाया हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि अपनी जो क्लियरिटी को जितना हम क्लियर करेंगे उतना ज्यादा काम करने में एक्सेसिबिलिटी हमें मिलेगी, और उतना ज्यादा हमें क्लियर रहेंगे कि किसके साथ हमें काम करना है। हर किसी के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि हम पूरी दुनिया को सर्व नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड बंदों को ही कर सकते हैं। और अगर हमें खुशी के साथ काम करना है तो उन बंदों के साथ काम करें जो हमें मजा देते हैं, जिनके साथ काम करने में मजा आता है, मजा उनको आता भी और हमें भी। है। यस यस, बिल्कुल सही कहा नवीन भाई। मैं क्यों हाँ बोल रहा हूँ कि मुझे 100 ही लोग चाहिए एज ए बिजनेस ओनर बदलने के लिए। वो मिशन था जो 1 करोड़, 1 मिलियन, 10 मिलियन, वो बंद हो गए भाई। अब जिंदगी में 100 ही लोग मिल जाएं, उनकी लाइफ में बदलाव में बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फाइंड आउट दैट पीपल विद हुम यू आर क्लैशिंग। जी जितेंद्र भाई। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छा मार्केटिंग का मैसेज दिया है कि पहली बात तो क्लाइंट को छांटना है ABC कैटेगरी के अंदर, हम्म, फिर उनकी नीड, डिजायर, पेन पॉइंट और चैलेंजेस देखने हैं। हम्म, साथ में आज आपने ये बता दिया कि 3M ट्राइंगल जो है, मीडियम, मैसेज और थर्ड क्या रह मार्केट गया, वाला, मार्केट मार्केट। मार्केट मीडियम मैसेजिंग। हाँ, तो 3M ट्राइंगल पे वर्किंग करनी है कि मार्केट को डिफाइन करके उनके साथ मैसेज डिजाइन करना है और उसकी डिलीवरी देखनी है। हम्म, एक दो लाइन भी आपने बहुत अच्छी बताई कि भी डिजायर को बताओ और नीड को डिलीवर करो, दैट्स रियली गुड। हम्म, और साथ के अंदर जो ये बी वाला जो आपने बताया कि टॉफी प्रोडक्ट क्या है, so how why they will come to you, then how will you cross sell and upsell? So these are यस, the things which I have written for today. बहुत बढ़िया सर। क्योंकि आपका अगर आपके पास टॉफी प्रोडक्ट नहीं है ना, जिसमें अगले बंदे को लगे यार मैं लूट के लिए आया, मजा आ गया, है ना, जिसको अक्षर भाई की लैंग्वेज में IRO बोलते हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है टॉफी प्रोडक्ट, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो अपने बिजनेस के साथ में। मैं आपको डिस्कस सबसे करूंगा हमारे प्रोडक्ट में से टॉफी, हमारे पास है नहीं ऐसी कोई चीज। हाँ, आई जस्ट डिस्कस विद यू। अभी आधे घंटे में आंसर होने वाला है उसका। अभी अगली स्लाइड में आंसर हो जाएगा सर उसका। ठीक है। क्योंकि वही है। ऐड करना चाह रहा था। जी जी धर्मेंद्र सर। जो आप बता रहे हो उसमें थोड़ा अगर हम और डिटेल में जाए तो जब तक हमारे क्लाइंट की पूरी पूरी इमेज हमारे दिमाग में नहीं बनती जी तब तक हम उसको नहीं तोड़ सकते। मतलब हमें एग्जैक्ट उसकी पिक्चर हमारे माइंड में बनेगी तब जाके हम एक बंदे को ढूंढ पाएंगे। तो उसी तरह सब चीजें निकलेंगी कि कैसे आपको उस तक पहुंचना है, क्योंकि जब वो इमेज बनेगी तो आपको ये समझ आएगा वो उठता बैठता कहाँ है, किस जगह पे जाता है। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसी तरह से डिवाइड होगी। यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जब आप उसकी पिक्चर को खुद महसूस कर लोगे तभी क्लैरिटी आएगी। नहीं तो कहीं ऐसी गलती ना कर दो कि कोका कोला वाले रामदेव जी को हायर कर लें, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होगा, उनका वैल्यू सिस्टम स्ट्रक्चर चीजें वो क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। सर्वेश भाई ने लिखा है कि अपने बिजनेस मॉडल को पहले खुद समझो कि वो किस काम कैसे काम करता है। जब खुद इसको बताओगे, कोशिश करोगे, पता चलेगा कि सिस्टम सही है या नहीं। बिल्कुल सही कहा सर्वेश भाई कि सबसे पहले हमें समझना है, हमें ऊपरी तौर पर नहीं समझना है कि भाई मैं ये बेचता हूँ, जैसे कि रियल एस्टेट बेचता हूँ, रियल एस्टेट किन लोगों को बेचता हूँ, किन लोगों को पढ़ाता हूँ, किस तरीके के लोग हैं, इन डिटेल जाएंगे। और सबसे मजे की बात, उसको डॉक्यूमेंट करना। अभी मेरा फोकस जो हो रहा है ना वो डॉक्यूमेंट कराने पे है, क्योंकि डॉक्यूमेंट कर लोगे तो आप अपनी टीम को, अपने से जुड़ने वाले लोगों को और अपने से जुड़ने वाले अलायंस पार्टनर को समझा पाओगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे अगले 20-25 मिनट जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है, जो परमात्मा ने आपको पहले दिन दी थी, जो आपके पास एज ए एसेट रखी हुई है, जिसके ऊपर हमें फोकस करना, वो टेक्निक जो मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ, कोको टेक्निक। योगेंद्र जी, मैं एक छोटी सी शेयरिंग कर सकता हूँ इस पे। जी 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 सर, बिल्कुल। जो अभी अपसेल की बात की, इसको हमने ट्रेवल बिजनेस में अपने काफी ब्यूटीफुली इम्प्लीमेंट किया, और शायद जितने भी सर्विस बिजनेस हैं, डॉक्टर हेमंत का है या आपका है या बाकी सबकी भी है, तो उनमें ये काफी चीजें यूज हो सकती हैं डायरेक्टली। हम्म, मैंने अपनी टीम को एक्चुअली ऑफ साइट पे मैं ले जाता था लोगों को भी, तो मैंने टीम को भी ले गया और वहाँ पे हम्म, मैंने कुछ ऐसी एक्सरसाइज करवाई। हम्म, उनको बोला कि जैसे ट्रेवल बिजनेस है तो उसमें सारा काम है रिपीट क्लाइंट का है। हम्म, हम्म, ठीक है, तो या तो वो रिपीट हो, हम्म, और दूसरा वो कि जब वो जाए, अगर उसने 10,000 रुपये हमें दिए हैं, तो इवेंचुअली जब वो ट्रिप खत्म करे तो 10 की जगह वो 14-15 खर्च कर चुका हो। हम्म, एक्चुअली तो 20 करेगा, पर उस हम्म, 20 में से 4-5 हमारे थ्रू ही करे, ये हम्म, हमारा कोशिश ये रहती थी। तो मैंने हम्म, टीम को बोला कि हम ऐसी 40 चीजें लिखें जो गेस्ट डिलाइट को इंश्योर करें, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे वो पेड हो। हम्म, कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमारी तरफ से तो कुछ नहीं जा रहा,
रिजॉर्ट की तरफ से जाएगा, बट कम से कम क्लाइंट जो है खुश हो जाएगा और अगली बार रेफरेंस देगा, खुद भी आएगा और पेड में हमारा एडिशनल रेवेन्यू आ गया। तो मैं कुछ चीज़ें बोल देता हूँ, आइडिया आपको आ जाएगा। जैसे रूम अपग्रेड है, बॉनफायर है, वाइन बॉटल है, या सोना बाथ है, आसपास की थीम पार्क वगैरह की एक्सकर्शन या एंट्री है, ये पेड हो जाता है। पिक ड्रॉप है, पर्सनलाइज मसाज है, पर्सनलाइज मैसेज है, सॉरी मसाज वाला काम नहीं किया हमने। गिफ्ट हो गया, फ्रूट बास्केट होगी, कैंडल लाइट डिनर हो गया, अर्ली चेक इन हो गया, लेट चेकआउट हो गया, फ्री एक्स्ट्रा नाइट होगी, फ्री मील हो गया, वेब चेक इन हो गया, कार अपग्रेड हो गया, फ्री एक्स्ट्रा बेड हो गया, फ्री फ्लाइट अपग्रेड हो गया। ये सब चीजें हमने इस तरह से 40 चीजें नोट की और उसको उसकी वो चेकलिस्ट बना दी कि जो ऑपरेशन वाले ने उस क्लाइंट से डील किया है वो उस क्लाइंट की पॉकेट के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से ये इंश्योर करे कि इसमें से कम 5 चीजें हर क्लाइंट को डिलीवर हुई या नहीं हुई। ब्यूटीफुल शेयरिंग सर, बहुत बढ़िया। और यानी बाद कि में उसको ये देख लेना कि कौन सी चीज ज्यादा चल रही है, तो उसको ज्यादा थोड़ा सा उसमें उसकी प्राइसिंग बेटर कर देना या उसको और ब्यूटीफुल कर देना। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल जो मोहित भाई ने दिया कि मैं भी शेयरिंग करना चाहता हूँ जी योगेश्वर जी। जी जी अब हम मैन्युफैक्चरर हैं और हमारा ब्रांड जो है वो कोई इतना तो ब्रांड तो है नहीं कि वर्ल्ड में सब लोग जानते हो। और लाइफ में ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे हेवल्स हो गया आपका, थॉमसन हो गया, फिलिप्स हो गया, तो वो तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड हो गए ना। तो अब जब हमें क्लाइंट ने बुलाया, हम जाके उनके पास बैठते हैं तो वो अब हमेशा ब्रांड की बात करेंगे। तो अब उस साइकिल को कैसे तोड़ना है और उसमें से कैसे पार पाके और आगे निकलना है। तो मैंने उसका क्या तोड़ निकाला कि जब हम उसको नया प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं ब्रांडेड में, क्योंकि हमारा अपना ब्रांड है, तो मैंने उनको ये ऑफर करना शुरू किया कि आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइट्स हैं आप हमें वो दे दीजिए, हम आपको रिपेयर करके दे देंगे। नाइस, बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या हुआ कि अब जब हमने उनका काम पकड़ना शुरू किया तो अब वहां क्या हुआ कि हमें रिपेयर का काम तो आया। अब रिपेयर के काम में तो 3x मार्जिन होते हैं, ठीक है, तो हमारा मार्जिन भी बढ़ा उसमें। और दूसरा क्या हुआ कि अब क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, अब हम उसको रिपेयर करके दे रहे हैं और उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो अब उसको नया प्रोडक्ट भी चाहिए तो पहले तो मेरे से ही डिस्कस करेगा ना, फिर वो जाएगा ना किसी ब्रांड की बात करने के लिए। तो दिस इज हाउ वी ब्रोक दैट थिंग। और ये जो अपसेल की बात कर रहे हैं तो अपसेल हमने इस तरह से इसको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शेयरिंग धर्मेंद्र जी आपकी, मोहित जी आपकी। बिकॉज जितना इन डिटेल हम अपने क्लाइंट के ऊपर रिसर्च करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, तो हमें स्ट्रैटेजी बनाने में, अपनी टीम को समझाने में, स्टेक होल्डर फाइंड आउट करने में और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन दिलाने में बड़ी मदद मिलती है। बहुत अच्छी शेयरिंग थी। अब मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ कि जो आपके साथ बाई बर्थ एक चीज थी, जो जिसके साथ आप इस धरती पे पैदा हुए थे, वाई नॉट वी आर बिल्डिंग दैट मॉडल एज योर बिजनेस मॉडल। क्यों ना हम उस कंपोनेंट को आपके बिजनेस में लगाएं, उसको हम बोलते हैं कनेक्शंस। अगर आपके पास जो कनेक्शंस है, जो ताउम्र आप बनाते हो, और आपको समझ में आ जाए कि उसको कोलैबोरेट करके कैसे अपने बिजनेस मॉडल में फेवर में लाना है, कैसे उसके ऊपर फोकस करना है, बहुत बेहतरीन चीज हो सकती है। तो एक बेसिक चीज जो मैं पहली क्लास में बताता हूँ, लेकिन मैं आज दोबारा से आप लोगों के साथ क्रिएट करना चाहता हूँ। लाइफ का साइकिल, आप में से जिन लोगों को नहीं पता, आपने वो क्लास अगर अटेंड नहीं की थी, लाइफ का साइकिल इन्हीं 5 थॉट प्रोसेस से चलता है, स्टेप से चलता है। आप बर्थ लेते हो, बचपन में जाते हो, जवान होते हो, बुढ़ापे की तरफ जाते हो और मर जाते हो। ये ह्यूमन की लाइफ का साइकिल है। ऐसे ही आपके बिजनेस का साइकिल है कि क्लाइंट आपको पहले नो करता है, फिर लाइक करता है, फिर ट्रस्ट करता है, फिर ट्रांजेक्शन करता है, फिर रिपीट या रेफरेंस की बात आती है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे आपके पास में, कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आपको जानते होंगे आज तक। आप अपने पास लिख लीजिए, या चैट बॉक्स में लिखना चाहते हो, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, भाई मुझे आज तक, जब से मैं पैदा हुआ टिल डेट, कम से कम इतने लोग तो जानते ही होंगे। आई एम वेटिंग इन टू द चैट बॉक्स, और यू कैन राइट आउट आपकी खुद की नोटबुक में। तो सोच कर देखो आपको कितने लोग जानते होंगे आज तक।
मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे पास डाटाबेस 26,000 लोगों को तो ऑन डॉक्यूमेंट है फिलहाल, और जिसके अलावा जो डाटा नहीं है, क्योंकि डाटाबेस एक्सरसाइज मैंने इसी साल से स्टार्ट की है मैनेज करना, और धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा हूँ। ये डाटा इससे भी ज़्यादा होगा लिंक्डइन फेसबुक के, अगर मैं कॉन्टेक्ट निकाल पाऊँ अपने पास में यूज़ करने के लिए। तो अगर मैं रफली आइडिया लेता हूँ, किसी इंसान को, सर्वेश ने बोला 1,000 से ज़्यादा लोग, नवीन भाई ने बोला 9,000 से ज़्यादा लोग, 3,000 के आसपास लोग, बिल्कुल मैं अगर मानकर चलूँ लगभग 5,000 लोग तो एक इंसान को बहुत आराम से जानते हैं। सिंपली सी लाइफ में अगर मैं देखूं किसी इंसान को, अगर उसकी उम्र अगर 35 के आसपास पहुंच गई तो 5,000 लोग तो उसकी लाइफ में होंगे। वो बात दूसरी कि उसने वो डाटाबेस को आज तक मैनेज नहीं किया, अच्छे से अपने पास संभाल कर नहीं रखा। अब इसमें से ये रूल है, यूनिवर्सल रूल, आधे लोग ही आपको पसंद करते हैं। ये ह्यूमन फिनोमिना है कि, क्योंकि ह्यूमन कहते हैं ना, नेचर है कि सब सबको पसंद नहीं करते। यानी कि अगर आपको 5,000 लोग जानते तो 2,500 लोग ही ऐसे होंगे जो आपको पसंद करते होंगे। हाँ यार ये इंसान अच्छा है, जिसकी लाइकिंग आपके प्रति होगी। नहीं तो एज ए ह्यूमन नेचर है कि हम लोगों को थोड़ा सा डिसलाइक करते हैं बिना बात के भी, कोई ऐसा रीजन नहीं होता, ये हमारा बेसिक ट्रेट होता है ह्यूमन का। और उस 2,500 लोगों में से मात्र आप देखना 500-700 लोग ऐसे होंगे जो आप पे ट्रस्ट करते होंगे, जिनको आप ये कह सकते हैं यार ये बंदा मुझ पे ट्रस्ट करता है, जिसके लिए आपको श्योर है कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेरे पे विश्वास तो करता ही होगा, वो मुझे एज ए गुड ह्यूमन बीइंग की तरह देखता होगा। और आप अपने बिजनेस में देखना, लगभग आपके पास 150 से 200 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपके साथ ट्रांजेक्शन की होंगी, और रिपीट एंड रेफरेंस देने वाले लोग आपके पास पूरे साल में लगभग 50 लोग होंगे। तो कुछ इस तरीके का एक बेसिक सा नेचर आपके पास निकल कर आया होगा, जो मैंने अपने एक अजम्पशन से लिया है। आप अपने खुद के पॉइंट से ले सकते हो कि भाई आज तक आपको कितने लोग जानते हैं, उसमें से आधे लोग ये सोच लो पसंद नहीं करते होंगे, उसका 1/3 के आसपास आप पे ट्रस्ट करते होंगे, और जो ट्रांजेक्शन की है उसका ये देख लो 1/10 रहा होगा, और उसका भी बहुत चुन्नी भर % आपके पास रिपीट एंड रेफरेंस रहता हो। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आपको किसी इंसान से रेफरेंस लेने हैं तो इन 5 स्टेप में से जो हमने बात की थी, किस स्टेप का होना मायने रखता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट। कोई और एडिशन करना चाहिए कि अगर आपको किसी से रेफरेंस लेना है तो किस स्टेप का होना मायने रखता है? सारे स्टेप चाहिए, नो लाइक ट्रस्ट। एक स्टेप, अगर ये स्टेप अगर हो रखा है तो इसका मतलब वो बंदा आपको रेफरेंस देने की काबिलियत रखता है। तो ट्रस्ट सबसे जरूरी चीज है सर। एक्चुअली 4th के बाद तो ज्यादा ही है, बट 1st के बाद भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन के बाद तो है ही है। तो मजे की बात यह है आप सब लोगों के लिए कि रेफरेंस लेने के लिए सिर्फ लाइक का होना मायने रखता है। अगर कोई इंसान आपको पसंद करता है, चांसेस और पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी वो आपको रेफर कर सकता है, आपको रेकमेंड कर सकता है कहीं ना कहीं। करेक्ट। तो आपने अगर नोटिस किया तो आपके पास 50% लोग आपके डाटाबेस में ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपको पसंद करते हैं। बट क्या इतने सारे रेफरेंस आ भी रहे हैं? वो रेफरेंस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने उस मैकेनिज्म की तरफ उस तरीके से फोकस ही नहीं किया उस चीज के ऊपर। ह्यूमन नेचर है कि भाई आप इंसान के साथ अगर लाइकिंग पसंद कर लो। अभी ये फिल्म आई थी 12th फेल, अच्छी फिल्म लगी बहुत सारे लोगों को, मुझे भी रेकमेंड की, मैं भी लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं पे, सिर्फ लाइकिंग है। तो ह्यूमन का नेचर है, कोई भी चीज पसंद आती है वो दुनिया को बताता है, दूसरों को समझाता है, दूसरों को रेकमेंड करता है। मैं BNI में था तो मैंने नोटिस किया था वहां पे, और आप लोग अगर कभी गए तो देखा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ आपने ट्रांजेक्शन नहीं की होती है बट पसंद है, आपको पता भी नहीं इंसान कैसा, बट क्योंकि वहां पे वो थॉट होता है रेकमेंड करना, एक दूसरे को रेकमेंड करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइकिंग है, नोइंग है लोगों के साथ में। तो मैं आप लोगों को जो बिल्ड कराना चाहता हूँ ना, इस 90 दिन के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम बिल्ड कराना चाह रहा हूँ जो 100% आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है। सिर्फ उस तक अपने मैसेज की क्लैरिटी देना है। मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे मेरे दांत में विजडम टूथ में दर्द रहता है और मुझे उसके लिए कंसल्टेशन लेना है, समझ लेनी है, तो क्या आपके सर्कल में कोई ऐसा डेंटिस्ट है जिसको आप मुझे रेकमेंड कर सकते हो? कोई भी एक या दो।
है सर। हाँ जी। तो जो ये आपको बात करते करते जिस बंदे का नाम आपके दिमाग में आया ना, तो आपकी उसके प्रति ना लाइकिंग ज्यादा है। क्योंकि डेंटिस्ट तो ना हर इंसान के पास 3-4 पक्का होते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट ना भरमार है मार्केट के अंदर। करेक्ट। बट आपके दिमाग में पॉपअप एकदम से वही इंसान हुआ इस कन्वर्सेशन को करते करते जिसके साथ आपका लाइकिंग ज्यादा है। तो क्या आपका कॉन्टेक्ट बेस, जो कनेक्शन है आपके पास, जो डाटा बेस है, क्या आपकी लाइकिंग उनके साथ ऐसी है जैसे कि अभी मैं जिस डेंटिस्ट की बात कर रहा हूं? क्या उनको पता है कि आप क्या प्रोडक्ट बेचते हो और उस प्रोडक्ट से क्या समस्या का समाधान करते हो, किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को डिलाइटेड फील कराते हो? हमें अपनी जनता को ये नहीं बताना कि आप हमसे प्रोडक्ट ले लो, उनको ये बताना है कि भाई इस प्रोडक्ट से मैं लोगों का भला करता हूं। हमें अपनी सक्सेस स्टोरीज, वो पेन रिलीविंग स्टोरीज लोगों तक पहुंचानी है। हमें उन तक अपने मैसेज नहीं पहुंचाने ऑफर के कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं आके ले लो। ये गलती मैंने कई सालों तक की। जब मेरे को समझ में आया तो अब मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि भैया ये गलती मत करो, लोग परेशान हो जाते हैं। अभी लेटेस्ट हैप्पी न्यू ईयर पे हमने एक मैसेज किया था कोकुक टेक्निक के तहत, एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज बना के भेजा था गिफ्टिंग का। लगभग 70-80 लोगों का मैसेज आया था, सेम टू यू, थम्स अप, आपको भी मुबारक हो। और उस मैसेज में कहीं ये बात नहीं लिखी हुई थी मैंने कि मैं उसको मुबारक की बात कर रहा हूँ। यानी कि लोग मैसेज ही नहीं पढ़ते, सिर्फ क्योंकि फ्लो चल रहा था उस फ्लो में सब लोग रिप्लाई कर रहे थे। और मेरे पास 28 लोगों का इंटरेस्ट आया था जिनको गिफ्ट लेना था, जिनको वो ऑफर लेना था, जिस ऑफर की मैंने बात की थी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि हमें अपने से जुड़े हुए लोगों को सिर्फ ये कन्वे करना होता है कि जिस प्रोफेशन को मैं डील कर रहा हूँ, इस प्रोफेशन से मैं लोगों की भलाई कर रहा हूँ, इस लोगों से लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहा है, इस वजह से लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। वो परिवर्तन की फीलिंग उनके पास जाएगी तो वो आपको एज ए ब्रांड, एज ए प्रोडक्ट, एज ए अवेयरनेस के लेवल पे खड़े हो जाएंगे आपके साथ में। सर यहाँ पर ना मेरे को ये चीज थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई है कि हम्म। रेफरल आप कह रहे हो कि लाइक से आएगा, बट जब ट्रस्ट ही नहीं बनेगा तो वो लाइक क्यों करेगा? सर, ट्रस्ट को आप ना मेजर नहीं कर सकते कि ट्रस्ट कई बार इंसान का होता है, ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूं मैं, कई बार वो नहीं होता ओके। है ना। बट अगर लाइकिंग आपके साथ है ना तो चांसेस वो आपको रेकमेंड कर देगा। आप 4 दोस्तों के साथ खड़े हो और कोई कुछ पूछ रहा है कि यार कुछ ना ग्लू स्टिक लगवानी है मेरे को अपनी कंपनी में, ताकि वो जो पैकिंग का जो इतना मटेरियल लगता है ना वो खत्म हो जाए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इंडिया में आई हुई है ना, वो वाली ग्लू मेरे को अपने मैन्युफैक्चरिंग में लगवानी है। तो अगर उस बंदे को पता है कि ग्लू का काम नवीन करता है तो नवीन को रिकमेंड कर देगा। बट उसने, नवीन ने उसको वो वाली लैंग्वेज बता रखी जो आपने मेरे को बताई थी। एक सेकंड, इसको ना स्टॉप करते हैं यार। तो जो नवीन ने अपने प्रोडक्ट की लैंग्वेज मेरे को बताई थी और मुझे 15 मिनट लग गए थे समझने में कि नवीन करता क्या है, तो मैं नवीन को रेकमेंड भी नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। नवीन भाई आप करते क्या, एक बार बताना वो वाली लैंग्वेज में, ताकि जो 8-10 लोग आपको मदद कर पाए पहले वाली लैंग्वेज में। मैं ये बताता था पहले कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ और क्या नाम ग्लू स्टिक की का काम करता हूँ। अब सर को समझ में नहीं आया उस टाइम पे कि ग्लू स्टिक होती क्या है। बेसिकली मैं, ये एक तरह की एडेसिव होती है, हॉट मेल्ट एडेसिव होता है वो बेसिकली। मेरे को भी उस टाइम पे काफी मतलब। तो ये मेरे को ना समझा रहा था कि एडेसिव लगाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत कुछ बोल रहा था। तो वो वाली बात जो मैंने सुनी थी ना आप लोगों के साथ शेयर की थी कि अपनी यंगेस्ट तान है इंडिया और $3 ट्रिलियन की बनने वाली इंडिया की इकोनॉमी है और इतनी तेजी से फैल रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था मेरे साथ। तो सर के ऊपर से जा रही, तो लग तो रहा था हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बट समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो मैंने उसको, भाई तू करता क्या है ये बता। किसी 10वीं क्लास के बच्चे को, 8वीं क्लास के बच्चे को समझाना हो तो उसको समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक हमारी ऑडियंस, हमारे आसपास के लोगों को समझ में नहीं आ गई मैं करता क्या हूँ, तब तक वो रेफर नहीं कर सकते हमको। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो पैकेजिंग, जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं जिनको अपना माल पैकेज करना होता है, तो पहले वो टेप वेप लगती थी, उसकी जगह इसकी वो ग्लू लगती है, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लू लगती है, स्टिक, हॉट मेल्ट ग्लू स्टिक। ग्लो स्टिक लगती है। वो चिपकाती चली जाती है, बहुत जल्दी हो जाता है काम, खट 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 होता है। वो चिपकाने का, फाड़ने का, तोड़ने का सिस्टम ही नहीं, ये उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो जो बंदा भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो लाइटों की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, फ्लावर्स की मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरीके, और वो पैक मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको अगर पैक करके भेजता है तो वो बंदा इसके काम का है। अब किसी को एज ए लेमैन ये वाली बात बताए तो लोग
अवेयर होंगे ना इसको कहीं ना कहीं पे कनेक्ट कराने के लिए, रादर देन जो ये बोल रहा था एडेसिव कुछ ऐसा देता हूँ ट्रेडिंग करता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा था, तो मेरे को समझ में आया करता क्या होगा भाई, ऐसे तो ना रेफरेंस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप अपने से जुड़े हुए लोगों को अवेयरनेस नहीं दे रहे हो, उनको क्लियरिटी नहीं दे रहे हो कि भाई ये मेरी टारगेट ऑडियंस है और ये मैं पेन दूर करता हूँ। तो आपको आपकी टारगेट ऑडियंस और उसके दूर होने वाले पेन की जब तक क्लैरिटी नहीं दोगे तब तक आपके पास रेफरेंसेस रिकमेंडेशन नहीं आएंगे। तो क्या प्रेजेंट हुआ इस कन्वर्सेशन में, आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहेगा? इससे सबसे पहले आदमी को पेन पॉइंट बताना है कि वो पेन पॉइंट हम लोग क्या रिलीव करते हैं हमारे सॉल्यूशन से, तो बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाता है, उसको बहुत जल्दी वो चीज मिल जाती है। हम्म, सर सबसे पहले जो भी अपना कस्टमर है, क्लाइंट है, जो भी हमारा डिजायर्ड क्लाइंट है, उसका पेन पॉइंट ढूंढना, पेन पॉइंट देखना, प्लस जो वो डिजायर्ड आउटकम की उम्मीद कर रहा है कि उसको किस रूप में मिल जाए। सर जैसे मैं एक छोटा सा अपना एग्जांपल दे देता हूँ। सर मेरे पास एक टेक्निक है, ममटी टेक्निक, जो कि घुटनों के ऑपरेशन को टाल सकती है। लेकिन ममटी टेक्निक थोड़ा सा टेक्निकल है, तो जितने भी मेरे होर्डिंग है, बैनर है या फ्लायर है, उन सब पे एक ही चीज लिखी हुई है, घुटनों के दर्द का रामबाण इलाज, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन। अब घुटनों के दर्द का रामबाण इलाज, रामबाण हर कोई समझ जाता है। अब बात आती है कि अमूमन लोगों के मन में क्या होता है, हमें ऑपरेशन नहीं कराना, हमें इंजेक्शन नहीं लेना। तो वो दोनों चीज, बस यही लाइन होती है। उसके बाद फिर नीचे अपना डॉक्टर हेमंत गौड़, जापान रिटर्न, ये मैं आप लोगों को दो चीज बताना चाह रहा हूँ। एक तो जो अभी क्रिएट हुई है साथ में ना, जैसे अभी एक हेमंत से बात करते करते याद आ गई, महिमा मैडम ने जब क्लास अटेंड की थी तो उन्होंने अपना परिचय दिया था। उस परिचय में से मेरे को बहुत कम याद है, बट उसमें से ये जरूर याद है कि उनकी जो नानी थी या अपना ना दादी थी, उनको लकवा लगा हुआ था, हॉस्पिटल में गई थी वो, और हॉस्पिटल में उन्होंने ठान लिया था कि यार ये वाली थेरेपी मेरे को सीखनी है और मेरे को लोगों की लाइफ को बदलना है। और 10 साल के बाद उन्होंने डॉक्टरी की इसी फील्ड में, और इसी फील्ड में आज वो अपना खुद का क्लिनिक चला रही है। तो जब आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐसी छोटी सी 2 लाइनें स्टोरी की तरह डालते हो, जो मैंने नवीन भाई के साथ बैठकर क्रिएट की थी, 1-to-1 डिस्कशन में, प्रेजेंटेशन में आपके बहुत काम आती है, आपको अपलिफ्ट करती है। सेम बेसिस पे जब आप अपने क्लाइंट्स के ऐसी स्टोरी छोटी छोटी पेन रिलीवर की, उनके डिजायर के बारे में अपने सर्कल में बताते हो, समझाते हो, तो लोग आपको रेफरेंस और रिकमेंडेशन देते हैं। हम लोगों को अपने ऑफर्स के बारे में बता रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज की, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं। हमें बताना है अपनी टारगेट ऑडियंस की क्लैरिटी के साथ, क्या हम पेन बिलीव करते हैं, क्या रिलीव करते हैं, उन चीजों के बारे में बताना होता है। तो अब अगर मैं अपने इस टॉपिक पे आऊं, जिस टॉपिक को मैं ये बताना चाह रहा हूं, यू डोंट नीड सेल्स पीपल इन फ्यूचर। आने वाले समय में जिस तरीके से एआई फैल रही है, जिस तरीके से मैसेजिंग के मैकेनिज्म फैल रहे हैं, फ्यूचर में आपको सेल्स के लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ 2 ही चीजों पे फोकस करना है, अपनी मार्केटिंग के ऊपर और कोको के ऊपर। अगर आपने मार्केटिंग और कोको स्ट्रेटेजी सीख ली तो इट इज ए परमानेंट वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स इन योर फनल। क्यों? क्योंकि 3% लोग ऐसे हैं जो आज तलाश कर रहे हैं, जिनके घुटनों में आज दर्द है, जिनके यहाँ पे फैक्ट्री में आज लाइटें लगनी है, जिनके यहाँ पे आज डोर लगने हैं। बट 97% लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर में लेंगे, जिनके घुटनों में फ्यूचर में दर्द होगा कभी ना कभी, जो फ्यूचर में कभी ना कोई फैक्ट्री बनाएंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो पूरी मार्केट कहाँ मची हुई है? 3% पे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मचाओ, लेकिन 97% के लिए भी तो बिल्ड करो, क्योंकि बिजनेस बिल्ड किए जाते हैं, वो धीरे धीरे बिल्ड होते हैं, बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती है। आज लोग रेंट पे तलाश कर रहे हैं ऑफिस, समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे बिल्ड करोगे अपनी बिल्डिंग को तो क्या पता आपकी भी तो रेंट पे चढ़ जाएगी ना जब बन जाएगी। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि आने वाले 97% लोग जो फ्यूचर में कभी ना कभी क्लाइंट बनेंगे, क्यों ना अभी से मैं उनके साथ अपनी लाइकिंग, अपने नोइंग, अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर लूं, ताकि उनसे ट्रांजेक्शन करने में मुझे आसानी रहे। आपको आपका कोको प्रोडक्ट रेडी करना है। तो कोको जो टेक्निक है, ये 2 तरीके से यूज होती है। यानी कि अगर आपको किसी के साथ कोलैबोरेशन करना है तो 2 तरीके से यूज होता है। वन इज RRP, यानी कि रिकमेंडेशन एंड रेफरेंस पार्टनर। वो लोग जो आपको रेकमेंड कर देते हैं, आपको रेफरेंस दे देते हैं जब उनका मन करता है। ये कैसे होता है? ये आपकी एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के थ्रू होता है, और ये आपको इसी अवेयरनेस में मदद करता है।
इट इज लाइक ए डेटिंग, कि जब तक मन मिले तब तक रहा, जब मन खत्म हो गए, अवेयरनेस खत्म हो गई, तब ये कहानी खत्म हो जाती है। दूसरा है आपका RSP, रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर्स, यानी कि वो लोग जो कमिटेड हैं, जो फोकस्ड हैं कि आपको किसी ना किसी तरीके से रेफरेंस देंगे, महीने में 1, साल के 8, 10, 12 रेफरेंस जो आपको देते हैं, ये मदद करते हैं आपको सेल्स लाने पे। इट इज लाइक मैरिज, कि भाई आपका मेरा गठबंधन हो गया तो हम कोशिश करेंगे एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं से रिलेट करेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपके डाटाबेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो RRP है, कि यार ये कभी ना रेफरेंस तो दे ही सकता है, अगर इसको मैं एजुकेट कर दूं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, पूरे साल में 1 रेफरेंस तो दे ही देगा। ये बंदा ऐसा है यार, इसका प्रोडक्ट और मेरा प्रोडक्ट ना आपस में रिलेट करते हैं दोनों के, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के स्पेयर वो बेचता है, स्पोर्ट्स पार्ट बेचता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पोर्ट्स के आइटम बेचता है, स्पोर्ट्स की शॉप है ना। तो स्पोर्ट्स की जिसकी शॉप होगी उसके पास स्पोर्ट्स पर्सन आते होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन आते होंगे, उनको इंजरी भी होती होंगी कहीं ना कहीं पे। ये बंदा ऐसा ही साल में ना 2-4 रेफरेंस से 5-7 रेफरेंस दे ही सकता है। तो आप अगर अपने डाटाबेस में ये कैटेगराइज कर लो, तो महसूस कर कर देखो, अगर आपने 50 लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए जिनके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करो एज ए स्ट्रैटेजी, जो मैं आपको सिखाऊंगा समझाऊंगा, और वो बंदा आपको महीने का 1 ही रेफरेंस दे, तो साल के वो 12 रेफरेंस देता है, यानी कि ये 50 लोगों से आपके पास रेफरेंस आते हैं, 500 से 600 रेफरेंस आते हैं। और आपने अपने डाटाबेस में ऐसे 200 लोग आइडेंटिफाई कर लिए जो आपको जानते हैं, लेकिन वो पूरे साल में 1 भी रेफरेंस अगर दे सकते हैं, पूरे साल में 1 रेफरेंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो आपके पास 200 के आसपास 250 रेफरेंसेस वहां से आते हैं। आपके पास लगभग 500-700 रेफरेंस का एक फ्लो खुल जाता है। तो 500-700 रेफरेंस, मैं आंखों में आंखें डाल की बात करना चाहूंगा, 500-700 रेफरेंस जब रिकमेंडेशन से आते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी क्लोज होने की कितनी होती है, चैट बॉक्स में बता सकते हो मेरा? 70-80%, 70-80% लगभग, 70-80 क्योंकि रेफरेंस आ रहा है तो वो ट्रस्ट ऑलरेडी उनके पास है, सब कुछ है और रेफरेंस आया है। रेफरेंस है, यस। यानी कि मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं जो मेरा एक फेवरेट एग्जांपल रहता है। अगर आपके पास महीने में 10 लीड आई, और इस 10 में से 6 लीड आई आपके पास ऑनलाइन से, और 3 लीड आई आपके पास रेफरेंस से, और 1 लीड आई आपके पास ऑफलाइन से, तो आपको क्या दिखता है कि आपके बिजनेस में कौन सी चीज ज्यादा काम कर रही है? दोबारा एग्जांपल बोलता हूं, आपके पास महीने में 10 लीड आई, जिसमें से 6 लीड आई ऑनलाइन से, 3 लीड आई आपके पास रेफरेंस से, और 1 लीड आई आपके पास में ऑफलाइन एक्टिविटी से। तो अगर इस नंबर को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस में कौन सा मॉडल काम कर रहा है? चैट बॉक्स में बता दो मुझे, बता। सर रेफरल, नहीं, ऑनलाइन से 6 आई ना। पर सर वो कन्वर्ट नहीं होती ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं मुद्दा तो ये है ही नहीं। मुद्दा ये था कि आप ये देखो, आज ही मेरे लिए प्लीज एक्सरसाइज करना, पिछले महीने या पिछले 3 महीने में या पिछले 6 महीने में आपके पास ना क्लाइंटों की लिस्ट है, या आपके पास है क्योंकि आपने इनवॉइस भेजा होगा या आपके अकाउंट में पैसे आए होंगे। उन क्लाइंटों के नाम निकाल लो, यार पिछले 3 महीने में ये लोग आ रखे हैं मेरे पास, या पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में ना ये लोग आ रखे हैं। उन लोगों को देख लो किस सोर्स से आ रखे हैं, आपको पता लग जाएगा आपके लिए कौन सा सोर्स काम कर रहा है। आपके पास प्रत्यक्ष को प्रमाण मिल गया कि भाई ये प्रमाण रहा, मेरे पास ये लोग आ रखे हैं, इस जगह से आ रखे हैं, इस जगह से आ रखे, इसके लिए आप लोगों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैटर करता है कन्वर्जन। अगर 6 लीड में से कन्वर्ट हुई आपके पास में सिर्फ 1, और 3 में से कन्वर्ट हुई 2, और जो 1 आई थी वो कन्वर्ट ही नहीं हुई, तो कन्वर्जन मैटर कर रहा है कि यार मेरे पास ये कन्वर्जन हो रहा है, किसका ज्यादा हो रहा है। और ये रूल है, रेफरेंस रिकमेंडेशन से आने वाले लोगों का कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी मोहित भाई, आप कुछ कह रहे थे? योगेश्वर जी, इसमें 3-4 पैरामीटर हैं एक्चुअली। जब हम ये कहते हैं ना कि क्या चीज काम कर रही है, तो काम को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। काम का मतलब क्या है? काम का मतलब नेट प्रॉफिट है। काम का मतलब हमारा वो टिकट साइज है कि एक बंदा, जैसे डॉक्टर हेमंत गौर का बात करें, इनका फिजियोथेरेपी एक बिजनेस है। इनके पास ऑनलाइन लीड आती है जिसको एक सपोज कुछ
मैं ज़्यादा आपके सर्विसेज को नाम नहीं दे सकता। सपोज एक सर्वाइकल की लीड आती है, ठीक है, और सर्वाइकल में उसको डेली कुछ मसाज चाहिए, जो आपने कहा कि जी हम 300 रुपये में आपको दे देंगे, 5 का पैकेज है 1500 रुपये का। तो एक वो लीड आती है जो ऑनलाइन में आप सेल कर सकते हो, और ये 1500 में आपको हो सकता है ये 500-600 रुपये प्रॉफिट देके जाए, बाकी आपका कॉस्ट लग जाए। अब यही चीज रेफरल से आएगी तो नी ऑपरेशन को बचाने वाली आएगी, वो हो सकता है लाख रुपए की लीड आए और उसमें प्रॉफिट भी शायद ज्यादा हो, और वो शायद ऑनलाइन उतनी जनरेट आप ना कर पाए। तो इवेंचुअली आप 100 लीड ऑनलाइन से मैं ये नहीं मानता कि ऑनलाइन में कन्वर्जन नहीं होता। ऑनलाइन में ही दुनिया सारा कुछ स्केल कर रही है आज की डेट में, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन में बहुत है, सारा उबर ओला ही ऑनलाइन चल रहा है। तो ऑनलाइन का हो तो लार्जली आपका जो इनिशियल प्रोडक्ट है उसका टॉफी प्रोडक्ट, उसका साइज छोटा होता है, क्योंकि आपका क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई होती कि आप उसको सीधा बड़ा प्रोडक्ट बेच सको, बट नंबर ज्यादा हो जाते हैं। तो इवेंचुअली आपका प्रॉफिट जो है हर फनल से उतना ही आ सकता है, कोई भी एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं कर सकती, बट किसी को छोड़ने का मतलब नहीं बनता। नहीं, मैं यहाँ पे ना क्या बताना चाह रहा हूँ, बिजनेस में मायने रखता है लीड्स को लाना, है ना। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मायने आपके रखता है पास कि बड़ी लीड्स को लाना, मायने ये भी रखता है कि वो लीड्स रिपीटेबल हो, मायने ये भी रखता है कि हर लीड से प्रॉफिट कितना आएगा। वो नहीं सारे नहीं फैक्टर्स इवेंचुअली जाके टोटल आपकी कैश इन द पॉकेट कितना है उसको क्रिएट करते हैं। सर, अभी जिस बेस पे हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, बड़े अच्छा आपने जो एग्जांपल लिए ओला उबर के, हम कई बार है ना एग्जांपल बड़े अच्छे ले लेते हैं, हम अपने बिजनेस को नहीं समझ पाते, हम अपने बिजनेस के डायनेमिक्स को देखेंगे और वहां से चीजों को क्रिएट करेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा सोलोप्reneur है, जो बंदा 5-10 लोगों की टीम के साथ काम कर रहा है, जो बंदा क्लाइंट डीलिंग में, यानी जिसका बिजनेस क्लाइंट डीलिंग का होता है, ज्यादातर 1-to-1 फेस-टू-फेस उसकी अटेंशन चाहिए होती है, उस बिजनेस के अंदर ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका रेफरेंस रिकमेंडेशन वाला मॉडल चलता है। मैं ये एब्सोल्युटली। कति मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है, मैं कह रहा हूँ तीनों ही माध्यम पे फोकस करना है, बट पहले हमें किसको बिल्ड करना है। और सबसे मजे की बात, जो सोने की खदान हमारे पास पड़ी हुई है, जिसको हम साथ के साथ अगर बिल्ड कर दें, वो सोने की खदान आपके लिए काम कर सकती है। हर इंसान के पास 1000 लोगों का डाटाबेस आज की डेट में पक्का होगा, जो एक्सरसाइज मैं आपको 5वीं-6ठी क्लास के बाद कराऊंगा। उस 1000 लोगों में से आपको सिर्फ बैठकर ये देखना कि यार ये कौन कौन से ऐसे इंसान हैं जो मुझे साल में ना एक रेफरेंस रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जब उन 1000 लोगों में देखोगे ना, आपको कम से कम 200-250 लोग ऐसे दिखेंगे कि यार ये बंदा मेरे को रेफरेंस दे सकता है बहुत आराम से। और उसमें से 30-40-50 लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो आपको दिखेंगे यार ये पूरे साल में ना 5-7 रेफरेंस पक्का दे सकता है, क्योंकि इसका बिजनेस मेरा बिजनेस तो रिलेट करते हैं, क्योंकि ये इंटीरियर डिजाइनर है या आर्किटेक्ट है तो लाइट तो उसको चाहिएगी, इसकी स्पोर्ट्स की दुकान है, कहीं ना कहीं दे सकते हैं ज्यादा। वो देगा कब? जब मेरी उसकी नोइंग और लाइकिंग बड़ी होगी। तो जब तक उसकी मैं अवेयरनेस में, उसकी लाइकिंग में बिल्ड नहीं कर लूंगा, तब तक रेफरेंस नहीं आएंगे। और अगर हमने ये एक बार स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा जो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि हम अपने बिजनेस को ह्यूमन ड्रिवन, ऑनलाइन ड्रिवन और ऑफलाइन ड्रिवन में बना रहे हैं। बट जो सबसे इजी टूल है हमारे लिए पहला, वो टूल होता है हमारे लिए ह्यूमन ड्रिवन करना, क्योंकि ऑनलाइन के लिए पैसा चाहिए और अवेयरनेस चाहिए, नॉलेज चाहिए, और वो पैसा किसी और ने लगा दिया। जैसे ओला उबर की हम बात करें, दो धुरंधर प्लेयर है, वो पूरा ऑनलाइन गेम पैसे का है। तो क्या हमारे पास इतना बजट है इतना पैसा लगाने के लिए? शायद अभी नहीं, जब कमा लेंगे तब लगा लेंगे वहां पे। दैट इज द थॉट। तो मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना चाह रहा था आज के इस कन्वर्सेशन को, सिर्फ ये कि हमें नेक्स्ट क्लास तक प्रेजेंट होना है इस चीज को लेके कि जो हम अपना मैकेनिज्म टूल बना रहे हैं अपने पास क्लाइंट लाने के लिए, उसमें एक कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी जिसके 2 हिस्से बनते हैं, आरआरपी और आरएसपी, इसको सीखना है, इसको समझना है। तो सिर्फ लास्ट में मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि जो कुछ आपने अभी तक मेरे से सुना है, समझा है, इसको आप